अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे और हम जब सुबह सवेरे पाकिस्तान लेकर आपके सामने आते हैं तो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के साथ रहें या ऐसी चीज़ें आप लोग के सामने लेकर आएँ जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा होना चाहिए या आपको मज़ा आना चाहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान देखने के लिए। हमारा कंटेंट इतना अच्छा होना चाहिए या फिर हमारी गुफ्तगू बड़ी मज़े की होनी चाहिए। गुफ्तगू की जब हम बात करते हैं तो गुफ्तगू में हमारे अल्फाज का मजमुआ होता है और कोई भी शख्स गुफ्तगू के दौरान जिस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा होता है डेफिनेटली वो प्रेजेंट कर रहा होता है अपनी शख्सियत को। कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे अल्फाज में गुफ्तगू कर रहे होते हैं या किसी के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं उसके सामने या उसकी पीठ के पीछे, तो वो यकीनी तौर पे आप लोगों के इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा साबित करता है और आपका इमेज बड़ा कदरे खुशगवार होता है, बड़ा पॉजिटिव जाता है लोगों के सामने। तो कोशिश करें कि अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। जैसे हम कोई शख्स है अगर उसको समझाना है कुछ भी तो हम समझाते किस तरह से है, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, मगर इसके साथ साथ किस शख्स की तारीफ़ करनी है तो ये भी बड़ा मैटर कर रहा होता है कि आप उसकी तारीफ़ के लिए किस किस्म के अल्फाज का चुनाव कर रहे होते हैं जो सामने वाले को भी अच्छा लग रहा हो और आपको भी पता चल रहा हो कि भाई आप उसको बटरिंग नहीं कर रहे, मक्खन नहीं लगा रहे, बल्कि आप उसकी वाकई अच्छे अल्फाज के अंदर उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो किसी की मामूली सी तारीफ़ किसी को खुश करने के लिए, किसी का मूड अच्छा करने के लिए बड़ी अच्छी होती है और ज़रूरी भी होती है ताकि आपका इमेज भी जो है वो लोगों के दरमियान पॉजिटिव रहे। अच्छा, अल्फाज की मैं बात कर रही थी तो अभी जिस तरह से पाकिस्तान श्रीलंका का आप सब लोगों ने देखा कि मैच था, 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच और पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल थे। डेफिनेटली उन्होंने कहा था हमारे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स ऐसे हैं जो श्रीलंका से नहीं आए पाकिस्तान में खेलने के लिए, मगर फिर भी हम भरपूर मुकाबला करेंगे। तो मुझे अप्रिशिएट करने दीजिए उन लोगों को या उन खिलाड़ियों को जो हमारे मुल्क से बिलोंग तो नहीं करते मगर डेफिनेटली वो पाकिस्तान में आए और हम उनके लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने वाकई मुकाबला किया, चाहे वो हार गए, शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। पाकिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला मगर अगर फ़ाइट की बात की जाए तो डेफिनेटली श्रीलंका ने भी बहुत अच्छे तरीके से फ़ाइट की। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच था और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो खेल है वो दोबारा से अपना रंग जमाने के लिए तैयार हैं, जैसे कि ओमान की हॉकी टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अच्छा, उम्मीद करते हैं और कि हॉकी का भी हमें एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। अभी इस अच्छी बात के साथ और ज़बरदस्त किस्म के मैच से मुतालिक बताने के बाद अब हम बढ़ेंगे अपने वेदर की जानिब जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त होता जा रहा है। मज़ेदार किस्म का मौसम है। अभी सेट पर आने से पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी अपनी टीम के मेंबर्स के साथ तो मैंने देखा कि बाहर बड़ी तेज़दार और मज़े की हवाएं चल रही हैं, ठंडी, तो ऐसा मौसम बन रहा है जैसे बारिश हो सकती है। मगर इसके साथ साथ मौसम चूँकि सब शहरों में अच्छा हो रहा है, सिर्फ लाहौर में अच्छा नहीं हो रहा, हर शहर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम ही आपके शेयर करती हूँ। लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत है आज पूरे दिन में 22 रहेगा और मैक्सिमम 29 यानी कि 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और इस्लामाबाद के तो क्या ही कह रहे हैं, इस्लामाबाद से मुतालिक भी बात करेंगे लेकिन इससे पहले इसका मौसम शेयर करते हैं। कम से कम दर्जा हरारत तो 20 रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। एंड कराची, ज़बरदस्त मौसम है कराची का भी। कम से कम दर्जा हरारत यहाँ पर 28 रहेगा और मैक्सिमम 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। पेशावर की भी बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल, मैंने तो आपको पहले बताया था सब शहरों का मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। पेशावर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 21 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। यहाँ भी मौसम दिन भर ज़बरदस्त किस्म का देखने को मिलेगा। और पेशावर के बाद अब कोयटा का रुख कर लेते हैं। कोयटा में तो ऑलरेडी रहता ही मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत तो 16 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अच्छा, हमारे मौसम की एक ज़बरदस्त चीज़ है, हमने जिसको ऐड किया है वो आज़ाद कश्मीर। बहुत सारे लोग वहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा है भाई, क्यों ना उसका मौसम दे। तो आज़ाद कश्मीर का भी आज से हम आपको बताएंगे कि मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी। आज़ाद कश्मीर में बहुत ही आला मौसम है। कम से कम दर्जा हरारत तो 12 रहेगा और मैक्सिमम 17 डिग्री तक जाने का इम्कान है। तो सोचें ज़रा मौसम कितना खूबसूरत है वहाँ का।
जैसा से मैंने कहा था कि इस्लामाबाद के हवाले से हम बात भी करने जा रहे हैं और आप सब लोग जानते हैं कि सुबह सवेरे पाकिस्तान ने इस चीज़ को अपने कंटेंट का हिस्सा बना रखा है कि पुलिस किसी भी सूबे से रिलेट कर रही होती, किसी भी शहर से रिलेट कर रही होती है, उनके जो मसाइल होते हैं, मुश्किलात हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए और वाकई जानने की कोशिश की जाए कि वहाँ की पुलिस को क्या चैलेंजेस है। तो इस्लामाबाद की पुलिस के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ IG इस्लामाबाद आमिर जुल्फ़िकार खान साहब मौजूद होंगे। थैंक यू सो मच आमिर जुल्फ़िकार खान साहब, आपके सुबह सवेरे वक्त निकालने के लिए। सर, हम पुलिस के हवाले से चूँकि बात करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं जो हमारी आवाम को भी रहते हैं, मगर पुलिस के मसाइल के ऊपर कोई बात नहीं करता। पुलिस को जो चैलेंजेस दरपेश है उनके मुतालिक कोई ख़ास हमें गुफ्तगू सुनने को नहीं मिलती। तो आज की हमारी गुफ्तगू का मकसद ही ये है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि शहर इक़्तिदार बिल्कुल छोटा सा सिटी है इस्लामाबाद, मगर इसकी सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिलती है। कितनी बड़ी तादाद में जवान हैं जो कि इस पूरे शहर की सिक्योरिटी को संभाले हुए हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, गुफ्तगू खींचिए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि शहर इक़्तिदार की सिक्योरिटी पर कितने पुलिस के जवान मामूर हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सरवत फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। आवाज़ आ रही है? मैं सुन रही हूँ, आप गुफ्तगू की तरकीब। अच्छा जी, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैचेस की जो एक बहार है दोबारा शुरू हो गई। हॉकी मैचेस भी इंटरनेशनल होने लग गए। मैं यहाँ पे ये भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल से 2008 के बाद यूनाइटेड नेशंस ने इस्लामाबाद को दोबारा फैमिली स्टेशन डिक्लेयर किया और ये हमारी हुकूमत के लिए, हमारी अफवाज के लिए, हमारी एजेंसीज़ के लिए, इस्लामाबाद पुलिस के लिए, सबसे बढ़ के आवाम के लिए जिन्होंने हज़ारों की तादाद में जाम शहादत नोश किया, सबके लिए एक बहुत मुबारक दिन है क्योंकि ये किसी एक मुल्क ने नहीं किया। दिस इज़ यूनाइटेड नेशंस विच हैज़ डिक्लेयर्ड इस्लामाबाद अगेन एज अ सेफ सिटी फॉर इट्स एम्प्लॉइज एंड इट्स ऑफिसर्स एंड दिस स्प्रेड्स अक्रॉस द इंटरनेशनल डायस्पोरा। जो आपने मेरे से पूछा कि हालात कैसे हैं, देखिए इस्लामाबाद एक छोटा शहर है, लेकिन बीइंग द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इट हैज़ इट्स ओन पैराडाइम्स हैं इसके अंदर छोटी सी भी कोई बात होती है, इट रीचेस एट द हाईएस्ट लेवल्स। और इसीलिए इस्लामाबाद पुलिस हैज़ टू बी एक्सट्रीमली कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि हर चीज़ को हम उसी वक्त जैसे कोई शिकायत आए उसका हल करें। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू देयर राइट्स एंड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सोशल मीडिया का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। सो ऑल सेट एंड डन जो हमारे इस वक्त टोटल फोर्स है दैट इज़ अराउंड 10,000 और इसमें मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गवर्नमेंट वाज वेरी काइंड। प्राइम मिनिस्टर ने 1250 की हमें नई भर्ती की इजाज़त दी जो कि कल ही फाइनल लिस्ट लगी है। तो वंस वी हैव दीज 1250 पीपल आफ्टर ट्रेनिंग इन अप्रैल, तो जो हमारी मेजर कमी थी वो पूरी होगी और इसके अलावा हमें 2000 लोग और जो हैं उनका भी हमने केस मूव कर दिया और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट उसको भी पहली प्रायोरिटी पे अप्रूव करेगी। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, आपने ये बड़ी अच्छी खबर सुनाई है कि हुकूमत ने कहा कि जी आप 1250 के करीब मजीद ऐसे एहलकार हैं जिनको भर्ती करेंगे। हम देखते हैं इस्लामाबाद के पुलिस का रवैया बहुत ही पॉजिटिव होता है आवाम के साथ और इसके साथ साथ चैलेंजेस भी। इस सूबे के मतलब इस जगह के बहुत छोटा सा हिस्सा है इस्लामाबाद का, मगर चैलेंजेस बहुत बड़ी तादाद में होते हैं क्योंकि सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा समझा जाता है इस्लामाबाद को। तो हमारे जब पुलिस एहलकारों की ट्रेनिंग हो रही होती है इस्लामाबाद के पुलिस एहलकारों की, तो बेसिक आप लोगों का फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है? जी, एक तो देखिए मैंने इस तरह अर्ज़ किया कि यहाँ पे चूँकि कैपिटल है, कैपिटल की अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडर करंट्स होते हैं। पुलिस को हमने जो कोशिश की पिछले एक साल में, एक हमने जो नई स्लोगन दिया पहले सलाम फिर कलाम, उसका पर्पज़ ये था कि पुलिस को ये बावर कराया जाए कि एट द एंड पब्लिक इज़ द बॉस। देखिए ना, जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, जो आप मुख्तलिफ मदों के अंदर गवर्नमेंट को देते हैं टैक्सेस और बाकी चीज़ें, उसी की जो हमारी तनख्वाहें हैं, हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारा पेट्रोल है, हमारा वेपन है, हमारी यूनिफॉर्म है, वो तमाम उन टैक्सेस के पे उनका दारोमदार है। सो इन दी एंड एक्चुअली पब्लिक इज़ द बॉस। और इसी एक मैसेज को लेके पिछले 3 महीने से हमने ये इस्लामाबाद के अंदर बड़ा सख्ती से इन्फोर्स किया कि व्हेन एवर सिटीजन इज स्टॉप्ड बाय द पुलिस एट अ चेक पॉइंट और ड्यूरिंग पेट्रोलिंग, पहले आप उनको सलाम करें, उनका हाल अहवाल पूछें और फिर जो आपका उनसे रिक्वायरमेंट है कि जी हमें कागजात दिखाएं या कोई ट्रैफिक वायलेशन है या और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो उसके बाद बात करें। और मैं ये ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ
कि अल्लाह के फजल से इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया। ऑल्दो आई हैड टू पर्सनली गो ऑल आउट टू मेक श्योर कि पुलिस जो है अपना वो रवैया पहले भी अच्छा था लेकिन और बेहतर करे और लोगों के साथ एक दिल से उनकी इज़्ज़त करे और इस चीज़ को अपने अंदर सरायत कर ले कि वी आर अ सर्विस एंड वी आर नॉट अ फोर्स। ठीक है, लेकिन आमिर साहब जो आपने ये बात की है, गुफ्तगू की, डेफिनेटली बड़ा अच्छा ज़बरदस्त स्लोगन है आप लोगों की पुलिस का, पहले सलाम देन कलाम फिर कलाम। अभी बहुत ज़्यादा चेक पॉइंट्स पे जब रोका जाता है, आवाम कितनी भी अच्छी हो मगर अगर पुलिस की वर्दी में मलबूस कोई शख्स उन्हें रोकता है तो रवैया थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिलता है आवाम का। तो आप लोग तो अपना रवैया बेहतर करते हैं मगर जब आवाम को रोका जाता है चेक पॉइंट्स पे या किसी भी रीज़न की वजह से रोका जाता है तो पब्लिक की तरफ से कैसा रिएक्शन होता है या पब्लिक की तरफ से आपको कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमेशा दरपेश हैं जिनका आपको आप समझते हैं ये चैलेंज भी है, इसको हल करना भी मकसूद है? जी ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है लेकिन इसमें बड़ा सिंपल आंसर है कि पब्लिक भी तो हम ही है ना जी। इट इज़ माई पीपल, इट इज़ पाकिस्तानीज़, हम पुलिस भी पाकिस्तानी है। तो जहाँ पे कहीं ऑल्टरकेशन हुई उसमें डायरेक्शन बड़ी सख्त है कि बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट अगर कोई आपसे सख्त भी बात करे बिकॉज यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। देखिए यूनिफॉर्म पहनने की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो अल्लाह ने पावर दी है, अल्लाह ने हमें जो इज़्ज़त दी है इस माशरे के अंदर, उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम कोई ऐसी हरकत ना करें यूनिफॉर्म में रहते हुए जिससे हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे मुल्क का या कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जनरेट हो जाए जिसकी वजह से हमें कल अफसोस हो। सो वी हैव मेड एन SOP इन आवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कि जब भी उनकी बाकायदा एक मॉड्यूल रखा गया है हाउ टू इंटरेक्ट विद द पब्लिक, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। अगर कोई शख्स सख्त बात करता है, हो सकता है वो परेशानी में हो सकता है उसकी कोई इमरजेंसी हो, उसका बच्चा बीमार हो, उसको कोई हॉस्पिटल जाना हो, तो पुलिस को अपने आप को उसकी पोजीशन में रखना चाहिए कि अगर कोई वो सख्त बात करे भी तो वी शुड बी रिस्पेक्टफुल ज़ाहिर टू अ सर्टेन लिमिट। और अगर खुदा न खास्ता कोई बात बहुत बढ़ जाए या बिल्कुल ही कोई बदतमीज़ी की बात है तो फिर जो हमारी कानूनी ताकत है उसका भी हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा आमिर साहब मुझे ये भी बताएगा, ये एक जो केसेस के हवाले से है या इस्लामाबाद की करंट सिचुएशन है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आवाम को जो एक और मसला दरपेश है, बहुत सारे केसेस पिछले साल भी रिपोर्ट हुए जिसमें स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा थे, स्नैचिंग बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनीज थी जिनकी तरफ से हमें नज़र आ रहा था कि आवाम को काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना है। आजकल भी जो एक रेशो आ रही है, जो मुख्तलिफ चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हुई है इस्लामाबाद के अंदर कि क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्नैचिंग बहुत बढ़ गई है, चोरियाँ डकैतियाँ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हैं। इसकी क्या रीज़न है? पुलिस अब तक कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई है? हालांकि बिल्कुल छोटा सा है इस्लामाबाद और नफरी आपने जैसे बताया 10,000 है, अभी मजीद भी आप भर्ती करने ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं इस पर ज़रूर एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए जो हमारा रजिस्टर्ड क्राइम है जिसमें आई शेयर विद यू मर्डर, डकैती, रॉबरी, वो अल्लाह के फजल से इस साल के अंदर पिछले साल की मुनासबत से इट हैज़ रिड्यूस्ड मोर देन 20%। ये जो पीछे एक स्पेट ऑफ रॉबरीज हुई, ये मुहर्रम इस दफ़ा हमारा बहुत टफ था और हमने कॉन्ट्ररी टू लास्ट ईयर पहले 3 टियर सिक्योरिटी लगती थी, तो हमने कई जगह पे 5-5 टियर सिक्योरिटी भी लगाई बिकॉज द थ्रेट वाज देयर। तो वी थॉट कि जो अल्लाह न करे अगर कोई बात हो तो पुलिस जो है शहीद हो और लोगों की जो जानो माल है उसको हर सूरत हम सेव करें। उसके अंदर ज़ाहिर है जब सारी पुलिस की रीडिप्लॉयमेंट हुई इस सिक्योरिटी ड्यूटी पे तो कुछ स्कैटर्ड इंसिडेंट ज़रूर हुए और मैं उनमें ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाना चाहता, बट मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि उसमें फ़ौरन हमने अपने पेट्रोलिंग पैटर्न्स चेंज किए। चूँकि रात के वक्त इंसिडेंट्स हुए थे तो रात की हमने जो नाकाबंदी है वो इंक्रीज़ की, स्पेशल टीम्स लग गई। एक चीज़ ज़रूर है कि इस्लामाबाद का जो क्रिमिनल है वो बेसिकली इस्लामाबाद का नहीं है, इट इज़ आइदर फ्राम द राइट और द लेफ़्ट, यानी वो किसी न किसी प्रोविंस की तरफ से आता है और कई जगहों पे ट्रांसनेशनल भी यहाँ पे पिछले सालों के अंदर रहा और इस दफ़ा भी हमने देखा कि एक ट्रांसनेशनल मूवमेंट भी हुई। सो उसके अंदर ज़ाहिर है आइडेंटिफिकेशन हुई भी है और हम इंशाल्लाह जैसे ही उनको अरेस्ट करेंगे हम आपसे शेयर करेंगे। कुछ हमें अरेस्ट हुई हैं, उनका हमने अनाउंस भी किया है और पिछले 20 दिनों के अंदर दोबारा कोई हाउस रॉबरी या कोई इस तरह का मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। ठीक है, देखिए जो पुलिस है इस्लामाबाद की ये भी काइंडली ज़रूर अपना जहन में रखिए कि कॉन्ट्ररी टू अदर पुलिस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पुलिस इज़ केटरिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट
जो हमारी 35% फोर्स जो है दैट इज़ ऑन सिक्योरिटी ड्यूटीज़, क्योंकि यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट्स हैं, फॉरेन हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, तकरीबन 200-250 के करीब हमारे इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें एम्बेसीज़ हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, यूएन के ऑफिसेज़ हैं और मल्टीनेशनल्स हैं, उन तमाम की सिक्योरिटी भी इस्लामाबाद पुलिस करती है। ठीक है सर, इसके अलावा जितनी आपकी जी आमिर साहब, लास्टली मुझे बताइएगा, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल आपके तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस्लामाबाद पुलिस इज़ अ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, और हमें इस इस्लामाबाद से उतना ही प्यार है जितना किसी आम शहरी को है, और ज़िम्मेदारी हमारी बहरहाल ज़्यादा है आम शहरी से कि हम आपके जान और माल और आपकी इज़्ज़त के रखवाले हैं। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये वही पुलिस है जिसकी एफ़र्ट की वजह से अल्लाह ताला ने यूएन का आज दोबारा फैमिली स्टेशन डिक्लेयर हुआ, और यही पुलिस आपके लिए दिन और रात फ्रॉम दी आईजी टू द कांस्टेबल मेहनत कर रही है। ज़ाहिर है क्राइम हो जाता है, उसमें हम पूरी अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत और नेक नियति हमारा नस्बुलैन है, कामयाबी मेरे अल्लाह के हाथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आमिर जुल्फ़िकार खान साहब। आज इस्लामाबाद अगेन आपको इंशाल्लाह ज़रूर इनवाइट करेंगे और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर स्पेशली गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त निकाला। मौसम तो बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है और हम सब लोग इंजॉय भी करते हैं। जैसे ही मौसम बदलता है, गर्मी के बाद थोड़ा अच्छा ठंडा मौसम आना शुरू होता है, उसके बाद सर्दियों का आगाज़ हो जाता है, हम सब लोगों के चेहरे खिलखिला उठते हैं और हम मज़े से इस चीज़ को इंजॉय भी कर रहे होते हैं, खुशी भी मना रहे होते हैं। मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दुआएँ कर रहे होते हैं, या अल्लाह सर्दी ना आए, या अल्लाह मौसम अच्छा ना हो। उसकी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा आपको ड्राइनेस के इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, सर के अंदर खुश्की होना शुरू हो जाती है, चेहरे पर खुश्की होना शुरू हो जाती है, बॉडी आपकी बिल्कुल इचिंग देना शुरू कर देती है, इचिंग हो रही होती है। जब भी आप शावर लेके निकलते हैं तो आपको लग रहा होता है इचिंग हो रही है, जगह जगह पे पैचेस बन रहे होते हैं। तो ये लोग तो दुआ कर रहे होते हैं सर्दियां ना आए, मगर सर्दियां तो आनी हैं। आपके मसाइल का हल निकाला ज़रूर जा सकता है कि जो ड्राइनेस है उसकी वजह क्या होती है, इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी डाइट इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन सी गलतियाँ आप लोग करते हैं सर्दियों के अंदर जिसकी वजह से आपको ड्राइनेस फेस करना पड़ती है। इस पर बात करने के लिए हम सब लोगों के बहुत ही फेवरेट से हमारे मेहमान यहाँ पे सेट पे हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करा देती हूँ, हमारे साथ मारूफ डर्मेटोलॉजिस्ट है, हमारे बड़े फेवरेट डॉक्टर अली काज़मी मौजूद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके साथ साथ माहिर ग़ज़ाइयत अक्सर हमारे शो में नजर आती है हमको, डॉक्टर सहर चावला। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो आप मुझे ये बताएं, सर्दियाँ हैं भाई, इंजॉय करने वाला मौसम है, ज़बरदस्त है, मगर ये जो सर्दियों में खुश्की का इशू आ जाता है ना, ये क्यों आता है? नहीं आना चाहिए। जी नहीं आना चाहिए वाली बात तो नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बताना चाहूँगा कि स्किन याद रखें, हमेशा मैं बताता भी हूँ इस बात पे कि आप स्किन इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, हमेशा इनहेरिटेड स्किन आती है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हम उसको बेटर इम्प्रूव सब कुछ बेहतर कर सकते हैं, आप उसकी जो इनहेरिटेंस में चीज़ आती है वो चेंज नहीं कर सकते। 3 टाइप ऑफ स्किन्स होती हैं जो आप इनहेरिट करते हैं। पहला होता है कि अगर किसी की ड्राई स्किन है, पेरेंट्स में भी इनकी ड्राई स्किन है तो बच्चों में भी आगे ड्राई स्किन आएगी। अगर ऑयली स्किन है तो वो भी ऑयली स्किन, कुछ लोगों की मिक्स स्किन होती है। मगर जो एक एरिया होता है ना, बटरफ्लाई एरिया इसको हम कहते हैं, नोज़ का एंड द चीक्स, अपर चीक्स, इसको बटरफ्लाई एरिया कहते हैं। यूजुअली ये ज़्यादा ऑयली होता है। क्यों ऑयली होता है? इसमें सबसे ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। बाकी भी और जगह पे भी होते हैं पर यहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। अब वो लोग जिनकी ड्राई स्किन है, जो इन बॉर्न पैदा हुए हैं, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। बोला कि जेनेटिकली जो चीज़ आती है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, मगर हम इसको बहुत बेहतर इम्प्रूव, और जिस तरह अगला मौसम आ रहा है, ये जो आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, इसके अंदर जिनकी ड्राई स्किन ऑलरेडी है वो ओवर ड्राई हो जाती है, याद रखें। अब उस चीज़ के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो साइड इफ़ेक्ट्स भी ना दें और हमारी स्किन को हेल्दी रखें। अब क्या उसमें 2 चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं मरीज़ को कि जी आप इस्तेमाल कर लें, मार्केट से भी ले लें या डॉक्टर भी अगर कोई बताए, तो उसके अंदर दोनों चीज़ों में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमोलिएंट्स या मॉइस्चराइज़र्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एमोलिएंट्स और मॉइस्चर। अब उसके अंदर फर्दर क्या डला होता है? इसमें होती हैं आम एक लिक्विड्स होती हैं, जैसे लिक्विड पैराफिन होती है, वाइट्स ऑफ पैराफिन होती है, ये चीज़ें, प्लस एलोवेरा इज़ वेरी गुड फॉर दैट।
एलोवेरा, वो अच्छा, अगर उसका डेली इस्तेमाल कर लें आप एलोवेरा का? जी वो अच्छा बिल्कुल लगता कर है सकते आपके हैं, लिए? उसके अंदर बिल्कुल ये कर सकते हैं, एज एन एंटीऑक्सीडेंट भी वो इस्तेमाल होता है। तो अगर आप उसको डेली ऐसे मॉइस्चराइज करें स्किन को, ठीक आप है। उसके अगर मॉइस्चराइज का मतलब क्या मैं यहाँ बताना चाहूँगा, ये क्या होता है, हमारा जब स्किन ओवर ड्राई होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पर से हमारी जो स्किन में ऑलरेडी जो पानी की एक मिकदार है, हमारी बॉडी में बहुत बड़ी पानी की मिकदार स्किन में है, तो आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए अब क्या एक निज़ाम ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसमें आपकी सर्दियों में आपका पानी का लॉस ज़्यादा होना शुरू होता है, ट्रांस एपिडेमल वाटर लॉस, जो ऊपर से जब वो होगा, आप पानी कम पीते हैं, लॉस उसमें ज़्यादा हो रहा है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पर आपकी स्किन को हाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है। तो वो जो लॉस को रोकने के लिए देन आप मॉइस्चराइज़र या अमोलिएंट्स लगाते हैं, वो अंदर हमारी जिल्द की दूसरी तह में जाके एक लिपिड की एक लेयर फॉर्म करते हैं, जहाँ से वो जो पानी का लॉस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो वो लगानी चाहिए, इसलिए हर एक को मैं कहता हूँ कि कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र या अमोलिएंट कोई लेके आप लगाएं, सो दैट वो जो पानी का लॉस है और जिसके बाद वो स्किन जो है आपकी श्रिबल्ड या ड्राई स्किन और फिर आपको स्क्रैच करते हैं, एक्जिमा बना देते हैं, उससे आप बच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पानी की आपने बात की डॉक्टर साहब चावला, मुझे ये बताइएगा, पानी का इंटेक हम किस तरह से बहुत ज़्यादा कर सकते हैं? अब सर्दियाँ भी नहीं दिल कर रहा पानी पीने को, पानी ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, हमारा दिल ही नहीं कर रहा होता, हमारी कोशिश होती है ड्राई फ्रूट लिए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये पानी की जो कमी हमारे अंदर हो रही होती है, इसको कौन कौन से तरीक़ों से हम पूरा कर सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया मेरे लिए एक्सप्लेनेशन के कॉज, तो उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। बेस्ट बात ये है कि जो आपकी ड्राइनेस है उसकी जो मेजॉरिटी कॉजेज़ हैं वो एनवायरमेंटल हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो टॉपिकल यानी बाहर से भी हो सकता है और खुराक के साथ गजाइयत से यानी अंदर भी हो सकता है। पानी तो एक तरह से आपके पास डायरेक्ट ट्रीटमेंट हो गया ना, कि आपने पानी लेना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है और आपने जो है अपने ड्राइनेस जो है वो प्रिवेंट करनी है। इसके अलावा हमारे पास डाइट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करने में, हाइड्रेट करने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अभी लिपिड लेयर, फैट लेयर की बात कर रहे थे, हमारे पास जो फैटी फिश होती है उसमें हमारे पास 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं जिनको आप एसेंशियल यानी ज़रूरी फैटी एसिड्स कहते हैं। वो फैटी एसिड्स जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती, वो हमें बाहर से लेने हैं, उनको कहते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड्स जो है ये आपके पास फिश में प्रेजेंट होते हैं और ये लकीली बॉडी की हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो लोग फिश खाते हैं, अब तो सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में आप फिश वैसे ही हफ्ते में 2 बार तो खा ही लेनी चाहिए। इसमें ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। फिर जिस तरह डॉक्टर साहब ड्राइनेस के सिम्टम्स एक्सप्लेन करें कि इसमें रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, फिश में आपके पास जिंक भी होता है। जो जिंक होता है ना, ये आपके पास न्यू स्किन सेल्स की सिंथेसिस में, नए स्किन सेल्स की प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। अच्छा, ये तो जो फिश नहीं खाते, जी, वो और बहुत सारी चीजें, आप नट्स खा सकते हैं, वॉलनट्स जो है आपके पास, उसमें आपके पास फैटी एसिड्स का बहुत अच्छा बैलेंस है। आप ड्राई फ्रूट लेते हैं उसकी वजह से भी ड्राइनेस होती है, बहुत सारे लोगों की मिथ है, पता नहीं, आई डोंट नो। वो इसलिए क्योंकि आपके पास एक होते हैं गुड फैट्स, हमने एक बार पहले भी शो में बात की थी, एक होते हैं बैड फैट्स। जो आपके पास वॉलनट्स होते हैं ना, उसमें आपके पास ये गुड फैट्स ओमेगा 3 ओमेगा 6, क्योंकि अगर ओमेगा 6 अगर जरूरत से ज्यादा हो ना, वो कभी कभी इन्फ्लेमेशन भी कर सकता है, उसका बैलेंस बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, अगेन जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, इचिंग, इन्फ्लेमेशन, सेल डैमेज, इनसे आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप साथ ही ले सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं, कावे का बार बार इस्तेमाल करें, कावा बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ आप टोमेटोज ले सकते हैं, आप स्वीट पोटैटोज ले सकते हैं, कैरेट्स ले सकते हैं, स्पिनच ले सकते हैं। टोमेटोज का ये है कि आप कहते हैं कि जो बीज निकाल के आप उसका इस्तेमाल कर लें, बीज के साथ उसका इस्तेमाल ज़्यादा मजे का रहता है या फिर आप बीज के बिना भी उसको इस्तेमाल करें? जो आपको सूट करता है, बीज के साथ आप जब इस्तेमाल करते हैं तब वो आपकी डाइजेशन में ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। अगर हम स्किन ड्राइनेस के हवाले से बात करें तो जो टोमेटोज होते हैं उसमें आपके पास एक सब्सटेंस होता है लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है वो एज अ सन ब्लॉक काम करता है, तो आपकी स्किन को जो वो डैमेज है उससे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ओके। हमारे साथ इस वक्त 2 कॉलर्स भी मौजूद है, साथ साथ बात करते हैं उनसे। सबसे पहले आसिया मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मेरी बहन आसिया, क्या जानना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर, मेरे ना 3 क्वेश्चन है। एक तो मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने ना, उनको चाहिए थी तो उन्होंने नेट पे देख के ना तो लाजमा क्रीम एक देखी कोई, तो वो यूज कर रही हैं। ठीक है, तो उसके रिलेटेड मुझे जानना है। और दूसरा, उन्होंने ऐसे कोई नेट पे देख के 175 रुपीज में उन्होंने ना बाजार से खुश्की खत्म करने वाला मंगवा लिया सर से ना, लोशन। ठीक है, तो उसके रिलेटेड जानना है डॉक्टर साहब। वो फेस लोशन उन्होंने मंगवाया है, बॉडी लोशन मंगवाया है, कौन सा है वो? सर पे लगाने वाला कोई है कि जैसे शैम्पू तरह, इसके रिलेटेड जाना है। और तीसरा मेरा मसला मेरा खुद का है कि मेरा ना पेट बहुत ज्यादा है,
पेट के रिलेटेड जानना है मुझे, तो प्लीज डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर अच्छा आसिया, मुझे अपनी एज बताएं आप। ठीक है, ये जो आपने अपने से रिलेटेड पूछा है, अपनी एज बताएं और वेट बताएं, आपकी हाइट क्या है ये भी बताएं। जी मेरा 27 मेरी एज है। ठीक है। और 5 से अबव भी मेरी तकरीबन हाइट है। ठीक है। तो क्योंकि कभी की नहीं है, कभी 5 से अबव है, ये पता है। और वेट मेरा 100 से तक था, 107 था। तो मेरे बेबी का मसला है, तो मैंने 100 पे आ गई हूँ। ठीक है। इतनी क्रश डाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने चले मैं आपके लिए एक अच्छी सी डाइट भी पूछ लेती हूँ, किस तरह से आपका वेट जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है। थैंक यू आसिया अपनी कॉल की। एक तो मिसेस फाहद का डॉक्टर साहब सर पर खुश्की उनकी बहुत ज़्यादा रहती है, इसका सीज़न से कोई ताल्लुक नहीं है ये। और चलिए इसका पहले आंसर ले लेते हैं, फिर दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। उसमें पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये खुश्की क्या चीज़ होती है, जो डैंड्रफ कहा जाता है, हम अपनी ज़बान में सेबोरिक डर्मेटाइटिस इसको कहते हैं। और स्टार्ट सर से होता है, सर से होता ये जो डैंड्रफ है आईब्रोज पे आती है, आई लैशेज, साइड ऑफ द नोज एंड बॉडी के हेयरी एरियाज के ऊपर नीचे चलती जाती है। तो ये सर से शुरू होता है, तो हमें अगर रोक हम सर पे लें तो नीचे बॉडी पे नहीं आएगी कहीं। लेकिन हम नहाना भी जरूरी है डॉक्टर साहब, सर्दियों में गर्म पानी भी इस्तेमाल करना जरूरी है, क्या किया जाए? अब मैं बताता हूँ इसमें रीज़न क्या है डैंड्रफ का, जिस तरह उन्होंने भी जिक्र किया कि मुझे थ्रू आउट द ईयर रहता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। ये वो चीज़ है कि जो आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिटेंस के अंदर लेते हैं, अगर थ्रू आउट द ईयर उनको आ रही है। तो हमारा एक नॉर्मल कमेंसल एक होता है, हमारा एक जरासीम होता है जिसको हम मेलासेजिया फर्फा कहते हैं। वो जो एक जरासीम कह लें, इट्स ए फंगल, इट्स ए सॉर्ट ऑफ ए फंगल थिंग कि जो डेवलप होती है, सर्दियों में ज़्यादा डेवलप होती है। इसे आप देखें सर्दियों में लोगों के ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है डैंड्रफ की। क्यों? एक तो वॉशिंग क्लीनिंग कम हो जाती है, लोग तकरीबन एक 2 दिन बाद सर्द होते हैं। रोजाना भी मसला होता है? नहीं, गर्म पानी से नहीं होता, मगर जो लेट सर्द हो जाता है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद बच्चे सर्द होते हैं, ठंड की वजह से नहाए नहीं। गर्मी में 2 दफ़ा सर्द होता है, आपकी क्लिनजिंग रहती है, वॉशिंग रहती है। तो सर्दियों में क्योंकि कम हो जाता है, ऐसे पेशेंट के अंदर एक तो डैंड्रफ, एक तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर ये जो केमिकल्स डले होते हैं, साइक्लोप्रोसोमीन और दूसरे केमिकल्स, केराटोलिटिक्स डले होते हैं जो ऊपर से केराटिन लेयर को उतारते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वो जरासीम को भी मारें, जो उसका जरासीम उधर पेट्रोस्पोरम ओवेल जो वहाँ पर मेलासेजिया जो डेवलप हो रहा है, और दूसरा ऊपर से केराटोलिटिक इफेक्ट भी दें, आप उसे रंदा फेरें, जो ऊपर से सिकरी आ रही है उसको उतारें। ये 2 चीज़ें तो सर के लिए हो गई उनके, कि ऐसा शैम्पू जिसमें 2 चीज़ें चल रही हों, मेडिकेटेड। ये जो मार्केटिंग के ये एडवर्टीजमेंट पे आता है, हम बिल्कुल उसको हम रिकमेंड नहीं करते, जो मेडिकेटेड डॉक्टर देता है। सेकंड है, अब अगर फेस पे वही डैंड्रफ फेस पे आ गई है तो प्लीज़ कोई स्टीरॉयड नहीं लगाना। यूजुअली लोग स्टीरॉयड लगाना शुरू कर देते हैं फेस के ऊपर, उससे फिर फर्दर बाल आ जाते हैं, स्किन पतली हो जाती है, जो भी और प्रॉब्लम्स उसकी होती हैं। तो वहाँ पर मैं कहूँगा अच्छा मॉइस्चराइज़र, आप अच्छा कोई एलोवेरा टाइप को अच्छा मॉइस्चराइज़र लेके आप लगाएं। और अगर वही बॉडी पे चली जाती है तो यहाँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि ताकि आम जनरल पब्लिक भी हमारा प्रोग्राम बहुत सुनती है, तो इसलिए कई लोग कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते बाज़ार के महंगे एमोलिएंट्स एंड मॉइस्चराइज़र्स को, तो मैं उनके लिए एक टोटका सा बता देता हूँ कि आप खुद घर में बना सकते हैं। आपने ग्लिसरीन, प्योर ग्लिसरीन जो आम बाज़ार से मिलती है सस्ती सी, और एलोवेरा, और उसके अंदर आपने एक्वा रोज़, अर्के गुलाब, ये दोनों आपने बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके, और अगर आप चाहें घर में आप एलोवेरा भी जिसको कवार गंदल कहते हैं, आप वो भी उसका भी एक्सट्रैक्ट लेके आप ऐड कर लें। ये सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, पूरी बॉडी पे इसको लगाएं, हाइड्रेशन करेगा, आपका वाटर लॉस को कम करेगा, मॉइस्चराइज रखेगा बॉडी को, एज एन एमोलिएंट यूज़ हो जाता है। तो ये करें। मैं लेकिन डॉक्टर साहब ये जो नेट ने हम लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, आसिया ने पूछा मेरी बहन ने सर पे लगाने वाला लोशन मंगा लिया है उसकी ख़त्म करने के लिए, तो वो नेट से देख के उन्होंने तो हाँ बिल्कुल, यहाँ मैं कहना चाहूँगा, देखिए नेट पे जो चीज़ें होती हैं तो फिर फ़ायदा क्या, अगर सारी दुनिया नेट पे, तो डॉक्टर्स अपना काम बंद करते हैं। उसके अंदर इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ चीज़ों के कि जो वो तो देखिए एडवर्टीजमेंट पे चीज़ चल रही है, डॉक्टर बताएगा। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखें वो चीज़ होनी चाहिए जिसका अल्टीमेटली साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये ना हम ठीक करते करते स्किन को पतला कर दें, खून की नालियाँ उभर आएँ वहाँ पर और मसले मसाइल आ जाएँ उसके, तो इसे बिल्कुल नहीं नेट पर जाना। ठीक है, ओके, मेरे साथ कॉलर्स हैं, कॉलर्स की क्वेश्चन लेके फिर डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। सहरिश हमारे साथ मौजूद है, आई थिंक उनसे बात कर लेते हैं। जी सहरिश, आप क्या जानना चाह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरी जो सिस्टर है उसके चेहरे पर एक्ने हो गई है और एक्ने का ट्रीटमेंट करवाया है लेकिन उससे खड्डे नहीं जा रहे हैं। वो भी ट्रीटमेंट करवाया लेकिन खड्डे नहीं जा रहे उसके। अच्छा जी, गड़े हैं तो वो स्किन से नहीं जा रहे। अभी सरिश पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने कॉल की। मुगीस नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई मुगीस, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरी बेटी है जिसकी उम्र 12 से 13 साल है। जी। तो वो जो है ना, उसके सर पे ना जख्म बन जाते हैं ना अक्सर औकात ना, ड्राइनेस की वजह से। हाँ जी, जख्म बन जाते हैं सर पर। ठीक है। उसकी जुएं नहीं खत्म होती, वो जो है ना उसके बाद जख्म बन जाते हैं। बार बार उसकी ट्यूब वगैरह लगाने पड़ती है उसके ऊपर। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। अभी पूछ लेते हैं मुगीस क्या इशू है, किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। थैंक यू कॉल की। उसामा भी हमारे साथ मौजूद है। जी उसामा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई बात कीजिए। डॉक्टर साहब से क्वेश्चन है कि सर्दियों में मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो इसका क्या इलाज है? तो वैसे तो मार्केट में बहुत ज्यादा ऑयल मिलते हैं ये बालों को ना गिराने के, लेकिन कोई नेचुरल चीज अगर मिल जाए तो उसकी वजह से ना गिरे। चलिए उसामा, पूछ लेते हैं आपके बालों को गिरने से कैसे रोका जा सकता है। थैंक यू, आपने कॉल की। पाकिज़ा नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी पाकिज़ा, आप क्या सवाल करना चाह रही हैं? जी पाकिज़ा, अगर आप सुन सकती हैं तो बात कीजिए। आपको आवाज नहीं आ रही? चलिए जी, मेरे तक आवाज़ आने से पहले आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। पाकिज़ा, आप दोबारा से हमें ज्वाइन कर सकती हैं। अच्छा, आसिया ने 2-3 चीज़ें पूछी थी। डॉक्टर साहब, आसिया पूछना चाह रही है, एक तो उनका वेट 100 kg है, 27 उनकी एज है और 5 समथिंग उनकी हाइट है। इसके बारे में बताएं कि वो अपना वेट कैसे जल्द से जल्द ख़त्म कर सकती हैं, नीचे लेकर आ सकती हैं। सबसे पहले जल्द से जल्द उनको वेट ख़त्म नहीं करना है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं कैलकुलेट ना भी करूँ तो जो उनका बॉडी मास इंडेक्स है, हाइट और वेट का रेशियो, वो ठीक ठाक मतलब ऑफ कोर्स दिस इज ओवरवेट, दिस इज ओबीज। क्योंकि जो आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है अगर वो 25 से ऊपर, और ये डेफिनेटली 25 से ऊपर ही है, तो आप ओबीज होते हैं, आप ओवरवेट होते हैं। ऐसा है कि स्लो एंड स्टडी इज़ द बेटर थिंग। एक चीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारी डाइट में, पानी पीने की टाइमिंग्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा मिथ है कि पूरा दिन आपको नीम गर्म पानी पीना है। आपको दिन नीम गर्म पानी से स्टार्ट नहीं करना है, दिन आपको चिल्ड वाटर से, निहार पेट आप चिल्ड वाटर लें। उसका फ़ायदा क्या होता है, ये मैं आसिया के लिए भी और इन जनरल सब के लिए बता रही हूँ कि जो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, जो खाने को डाइजेस्ट करने की स्पीड है, वो 30% तक इंक्रीज़ हो जाती है। अगर मैं अपना कैलोरी बर्निंग प्रोसेस 30% तक इंक्रीज कर देती हूँ, इसका मतलब है कि वो कैलोरीज मुझे कम लगेंगी और वो बर्न ज़्यादा होंगी। मोर ओवर, ये जो खाना है, जो पानी आपने खाने से हमेशा 20 मिनट पहले लेना होता है, 20 से 30 मिनट पहले लेना होता है, बीच में 1 या आध घूंट। हमें पता भी नहीं है कि इससे हम अपने आप को कितना ज़्यादा ओबीज होने की तरफ प्रोन कर लेते हैं। ये होता है कि जब आप पानी पहले लेते हैं तो आप अपना पेट भी थोड़ा सा भर लेते हैं। अब इनका जो ऑफ कोर्स इनका डिटेल डाइट प्लान बनेगा, लेकिन आइडियली इनका डाइट प्लान इस तरह होना चाहिए कि इनको फ़िलहाल हाई प्रोटीन, लो कार्ब और मीडियम फैट डाइट की ज़रूरत है। ठीक है, और वॉक कितनी करेंगे? वॉक एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, यानी घर से बाहर डेली एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली। ठीक है, अब डॉक्टर साहब हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स है, इसमें फटाफट आंसर्स लेंगे। आसिया की बहन के छाइयाँ थी, उसने क्रीम यूज़ कर ली है, वो भी नेट से मंगाई है, इसका भी बताएं। और इसके साथ साथ हमारे साथ एक और कॉलर थी सैरिश, वो अपनी बहन का बता रही थी कि एक्ने इतने ज़्यादा हुए, उसका ट्रीटमेंट लिया, अब गड़े पड़ गए। ये दोनों क्वेश्चन का फटाफट आंसर दें। उसमें इस तरह की जो छाइयाँ होती हैं, ये मैंने हमेशा हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कभी नहीं जाती। याद रखें, एक दफ़ा फ्रैक्टल्स, छाई आ जाए, मेलास्मा आ जाए, कभी ख़त्म नहीं होता। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई लेज़र नहीं होता, बताना चाहूँगा, ताकि जो लोग गलत तरफ चल पड़ते हैं लेज़र के लिए, कतई कुछ नहीं है। ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, मेडिकेटेड क्रीम्स, नॉट द एडवर्टिजमेंट्स वाली, बिल्कुल नहीं। हम प्रॉपर मेडिकेटेड क्रीम्स देते हैं, इसमें लाइकोराइस, आबोटीन और मैप सैप होता है। बहुत अच्छी क्रीम्स हैं कि जो ब्लीचिंग एजेंट्स देके उसको इम्प्रूव कर सकती हैं और हमको मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड उन्होंने बोला कि स्कार्स का, स्कार तब पड़ता है कि अगर एक्नी ट्रीट ना की जाए, अगर एक्नी को सही तरीके से, पिंपल्स को ट्रीट नहीं किया तो वहाँ गड्ढे पड़ जाते हैं, चेहरे के ऊपर गड्ढे पड़ते हैं। वो एक दफ़ा जब गड्ढे आ जाएं तो हमेशा मैं इसके लिए भी हमेशा बताता हूँ कि गड्ढा कभी ख़त्म नहीं होता। गड्ढे का ये होता है, आप बेहतर कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। जब डॉक्टर आके हम बोलते हैं ना कि जब हम गड्ढे बिल्कुल साफ़ कर देंगे तो वो बिल्कुल गलत बात है। आप उसको बेहतर, लफ्ज़ होना चाहिए कि बेटर एंड इम्प्रूवमेंट। लेकिन ख़त्म नहीं होगा, ये ख़त्म कभी
कभी नहीं होता एक दफ़ा स्कार पड़ जाए या स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाएँ या इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, कोई लेज़र नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं जो इसमें किए जाते हैं। उन प्रोसीजर से आप इसको बेहतर कर सकते हैं, काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है, यानी कंट्रोल में किया जा सकता है। अच्छा, ओके डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बता दें जल्दी से कि मौसम के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमें अपने इस मौसम में ऐड करनी चाहिए कि हम ड्राइनेस से बच सकें। सबसे पहले तो फ़िश बता दी मैंने आपको, नट्स बता दिए, ब्रोकली बता दिए, आप गाजर बहुत ज़्यादा खाएं, पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा खाएं, पालक आप बहुत ज़्यादा खाएं। इसके अलावा आप लोग सोया, एक चीज़ है ये जो ख़ास तौर पे वो औरतें हैं जिनको मेनोपॉज हो जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो जाती है, हमारी जो स्किन है ना उसको अच्छी और सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखने के लिए हमारा एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो सोयाबीन होते हैं ना, इसमें एक सब्सटेंस होता है जो बिल्कुल एस्ट्रोजन जैसा एक्शन परफॉर्म करता है। तो वो ख़वातीन जो अपने लेट 40s या अर्ली 50s में हैं, जिनका मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया है, उनकी स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए सोयाबीन का डेली इस्तेमाल बहुत अच्छा है। कर सकती हैं, यंग बच्चियां भी कर सकती हैं। और ये कितना यूज करना चाहिए आपको? डेली जितना थोड़ा बहुत, अ पिंच ऑफ इट। ठीक है, ये नहीं कि आपके लिए अच्छा है। लास्टली डॉक्टर साहब, मुगीस का था कि उन्होंने जुओं का इशू बताया था कि सर पर जख्म हो जाते हैं, और उसामा कह रहे हैं कि सर्दियों में बाल गिरते हैं, उसका भी कोई सोल्यूशन बताओ। जो लाइसिस होती हैं, हेड लाइसिस, ये याद रखें, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, एक से दूसरे को जाते हैं। जो बच्चे इकट्ठे सो रहे होते हैं या कोम्स यूज़ कर लिया, टॉवल्स यूज़ कर लिया, वहाँ से स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर बहुत कॉमन है। इसके लिए आम एक तो कुछ लोशंस हैं जो हम देते हैं इसमें, और अब तो लेटेस्ट एक शैम्पूज़ आ गए हैं जो एंटी लाइस शैम्पूज़ हैं, जो शैम्पू करते हैं और उससे लाइसिस ख़त्म हो जाती हैं। तो वो किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो देखना पड़ेगा लाइसिस कैसी हैं, उसके मुताबिक देंगे और वो ठीक हो जाता है। उसमें 1 हफ्ते का कोर्स होता है, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। सेकेंड जो का हेयर फॉल का, हेयर फॉल बहुत मुख्तलिफ किस्म के देखते हैं। एंड्रोजेनिक है, बॉडी के अंदर से जो हार्मोन्स की वजह से डेवलप हो रहा है, मौसम की वजह से आ रहा है, या जेनेटिकली उनको आ रहा है, ये देखना पड़ेगा किस किस्म का हेयर फॉल है। 2 तरीके के होते हैं। एक हेयर फॉल होता है परमानेंट, जो सारी ज़िंदगी के लिए बाल जैसा मेल्स के सामने से आते हैं, वो सारी ज़िंदगी का। एक हेयर फॉल होता है जो कंट्रोल होता है, एक हेयर फॉल होता है जो बीमारी के साथ आता है। जो बीमारी के साथ आता है वो सब बाल वापस आ जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जो तो हार्मोन्स की वजह से होता है वहाँ बाल नहीं आते, और जो आता है किसी बगैर वजह के रीज़न नहीं पता चलता, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, जो हम उसके लिए डिफरेंट स्प्रेज, लोशन वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, लास्ट से कोई मैसेज आप कन्वे करना चाहें पब्लिक को ड्राइनेस से बचाने के लिए, कि ये चीज़ें हैं, और पानी डेली आपको कितना लेना है? पानी एटलीस्ट आप 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे तो आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। इसके अलावा ख़वातीन और मर्द हजरात को भी मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें। ड्राइनेस से एसोसिएटेड बेहतर बात यही है कि ट्रीटमेंट अंदर के साथ साथ बाहर से भी हो सकता है। जैतून के तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, और ये खाने की मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं इनको थोड़े से फैटी फूड के साथ दें, क्योंकि जो फैट्स हैं ना वो इन वाइटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स की एब्जॉर्प्शन में इनको जज्ब होने में हेल्प करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्किन रैशेस भी हो जाते हैं आपको स्क्रैचिंग करने की वजह से, या स्किन सेंसिटिव होती है, ऐसे में खुद को कैसे मॉइस्चराइज करें और बचाएं? जी बिल्कुल, उससे ये आप बात कर रही हैं एक्जिमा की, चंबल जिसमें बनता है, तो ये फर्स्ट स्टेप ही होता है। जब ड्राइनेस आती है तो अगर आप उसको नोचना शुरू कर देते हो, जब स्किन ड्राई होती है तो वहाँ पर इच रिफ्लेक्स बढ़ जाता है। आप जब उसको नोचते हैं तो वहाँ पर एक्जिमा बनता है, जिसमें आपने रैशेस बोलना शुरू कर दिए। वो जब बनेगा तो उससे फर्दर आप वहाँ पर इन्फेक्शन आनी शुरू हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आप पहली स्टेज पर रोकें, ये मॉइस्चराइज या उसको मोलिएंट्स करें। जिस तरह मैं बताना चाहूँगा आखिरी बात के सन ब्लॉक में आजकल मॉइस्चराइजर वाला वाटर बेस्ड नहीं, ऑयल बेस्ड सन ब्लॉक स्टार्ट करें, सो दैट उनकी हाइड्रेट भी करे, स्किन को मॉइस्चराइज भी रखे, और ताकि उसमें फर्दर आगे खराबी ना पैदा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली काज़मी, डॉक्टर साद चावला, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अभी सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ अपने बुजुर्गों के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे ज़रूर, हमारे साथ। अक्टूबर बुज़ुर्गों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मगर इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के बहुत सारे ऐसे मकासद हैं जिनको हम शायद भूल जाते हैं। अभी इस रिपोर्ट में भी आपने देखा, और बड़ी ही खूबसूरत बात इस रिपोर्ट में थी वाकई, जब हम उम्र रसीदा लोगों की बात करते हैं या अपने बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो ये वाकई वो घना दरख्त होता है जो साया फराहम करता है उन तमाम बच्चों को जो उनके साथ मौजूद होते हैं या उनके ख़ानदान का हिस्सा होते हैं। खुद वो कड़ी धूप के अंदर खड़े रहते हैं। बुज़ुर्गों को देखा जाए
उनके हाथों पे, उनके जिस्म के, उनके चेहरों पर पड़ी हुई झुर्रियाँ पूरी ज़िंदगी का अहाता बयान कर रही होती हैं कि कितनी तकालीफ़ उन लोगों ने हम लोगों के लिए फ़ेस की होती हैं, कितनी मुश्किलात काटी होती हैं। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो आज भी मेहनत करके कमा रहे होते हैं, जो आज भी कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं अपने घर के अंदर, जो आज भी मुश्किलात के बावजूद अगर ख़ुद खड़े ना भी हो सके तो कोशिश करके, हिम्मत करके अपने घर वालों के लिए कुछ करते हैं। मगर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये दिन है कितना प्यारा और हमारे बुज़ुर्गों की कितनी अहमियत है, कितना इज़्ज़त और एहतराम हमें उनका करना चाहिए। एक घर के अंदर बुज़ुर्ग जो मौजूद होता है तब उस घर की क्या कैफियत होती है, उस घर के अंदर रहमतों की क्या कैफियत होती है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपके साथ करा देती हूँ। इस्लामिक स्कॉलर हैं प्रोफेसर नासिर महमूद साहब, आज भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का। और इसके साथ साथ माइंड साइंस एक्सपर्ट हैं कराची से डॉक्टर इमरान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ साथ कराची से हमारी नुमाइंदा सबा नूर हमारे साथ मौजूद होंगी, सबा से भी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, सबसे पहले जब बुज़ुर्गों की हम बात करते हैं, उम्र रसीदा लोगों की बात करते हैं तो हम उनसे दूर भागते हैं, मतलब उनके पास नहीं बैठना चाहते, हम कहते हैं बोर करते हैं। इस्लाम हमारे बुज़ुर्गों और उम्र रसीदा लोगों के बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्र रसीदा लोग एक बहुत ज़्यादा तजर्बा लेकर बैठे होते हैं और एक रोशनी है, वो एक लाइट है। उनके पास मसाइल का हल मौजूद होता है, उनके पास अल्लाह ताला की तरफ से एक बसीरत होती है। और ये बात हकीकत है कि कोई भी कौम जो अपने बूढ़ों को, अपने बुज़ुर्गों को अपना रहनुमा बनाए, उनकी हिदायत लेकर आगे चले, वो अपनी पिछली नस्ल से आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। और जिस कौम ने अपने बुज़ुर्गों को छोड़ दिया वो तनज़्ज़ुली का शिकार होते हैं। बूढ़े इंसान के साथ अल्लाह मोहब्बत करता है। आप अंदाज़ा करें, एक हदीस पाक है, इमाम बहक़ी ने किताब-उज़्ज़ुहद में उसको रिवायत किया हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक इंसान 40 साल का होता है ना इस्लाम में, इस्लाम के नेक आमाल के साथ, तो अल्लाह ताला उससे जज़ाम और बर्स जैसी बीमारियों, जुनून जैसी बीमारियों को रफ़ा फरमा देता है। जब वो 50 साल का हो जाता है तो अल्लाह उसके हिसाब में आसानी का फ़ैसला कर लेता है। जब वो इस्लाम के अंदर 60 साल का हो जाता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है और आसमान वालों में वो महबूब हो जाता है कि इतने अरसे की नेकियां उसके पास इकट्ठी हो जाती हैं, हत्ता कि वो 80 साल का हो जाए। जब वो 80 साल का हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे गुनाह माफ़ फरमाने शुरू कर देता है और उससे नेकियां कबूल फरमाता है। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स जो इस्लाम में 80 साल से ज़्यादा हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत उसके घर वालों के हक़ में कबूल फरमाएगा। अब आप अंदाज़ा करें, इतना कीमती इंसान जिसके पास हमारे दुनिया का भी नफ़ा है, जिसके पास हमारी आखिरत के लिए भी कुछ रखा है, जो हमें दुनिया में भी मुश्किलात से निकाल सकता है और जो हमें आखिरत के लिए भी नफ़ा है। अगर नौजवान उससे दूर भागें तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी? डॉक्टर इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी डॉक्टर इमरान की तरफ चलते हैं, लेकिन लाइन में थोड़ा सा इशू हो गया। प्रोफेसर साहब, ऐसा क्यों होता है कि हम एक बोझ सा समझते हैं? कितनी खुशी होती है जब नवासे नवासियाँ, पोता पोती, या मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने दादा दादी को नहीं देखा, अपने नाना नानी को नहीं देखा, लेकिन उनकी कमी मैं महसूस करती हूँ। वो प्यार मैं उसमें जो कमी मेरे प्यार के अंदर मौजूद रह गई है, वो मैं महसूस करती हूँ कि ये कमी दूर होनी चाहिए थी। लोग इससे इतना ज़्यादा महसूस नहीं होते, लोगों को लगता है ठीक है, इट्स ओके। असल में एंटरटेनमेंट के इतने ज़राए मुयस्सर हो गए कि बुज़ुर्गों के पास बैठना और उनकी नसीहतों को, क्या एंटरटेनमेंट इनका बदल हो सकता है? नहीं है, मैं ये बात करने लगा हूँ। इनकी नसीहतों को जो समझते हैं कि बोझ है, मैंने पहले अर्ज़ कर दिया कि ये नुकसान और ख़सारे वाली बात है। बुज़ुर्गों के पास बैठ के इंसान को ये जो लिखा ना, शेक्सपियर ने भी 7 स्टेजेस लिखी लाइफ की। जी। ये स्टेज तो हर एक पर आनी है, अगर अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी तो वो इस तक पहुँचेगा। अब इस स्टेज के अंदर वो पिछले 6 स्टेजेस का पूरा जो एक्सपीरियंस लिए हुए है, ऐसे बंदे के पास बैठ के आपको क्या कुछ सीखने को मिलेगा, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बूढ़े इंसान की इज़्ज़त करना अल्लाह की इज़्ज़त में से है। इन्ना मिन इजलालिल्लाहि ताला इकराम शैबल मुस्लिम,
यानी बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त करना। अब ये एक आम मुसलमान है जो गली मोहल्ले का, जो बाज़ार में, जिसको आप जानते पहचानते तक नहीं है, अगर आप उसकी इज़्ज़त करते हैं तो ये अल्लाह की इज़्ज़त में से है। तो अपने घर के बुजुर्ग, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी जो बेइंतहा प्यार करते हैं, जो आपकी खातिर दिन रात दुआएं करते हैं, ज़रा सी परेशानी आ जाए तो नफल मानने लग जाते हैं, वो नवाफिल अदा करना शुरू कर देते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों की मुश्किल कम कर दे। सफ़र के लिए निकलूँ, जब सफ़र के लिए तो मुझे तसल्ली, मेरी वालदा मेरे दादी अम्मा पीछे नफल पढ़ते रहते हैं जब तक मैं अपनी मंजिल पर ना पहुँचेंगे। ही वो प्यार है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगी, लेकिन इस वक्त सीनियर आर्टिस्ट हैं कवि खान साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाह रही थी कि आज उनको भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। सर, मैं आपको वेलकम करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें आज इस ज़बरदस्त दिन के मौके पर याद रखा और हमारे साथ ज्वाइनिंग दी, अपनी हमें ज्वाइन किया। सर, मुझे ये बताइएगा कवि खान साहब कि बुज़ुर्गों का आलमी दिन है, मगर बुज़ुर्गों का जो इज़्ज़त व एहतराम हमें पहले नज़र आता था, अब वो नज़र नहीं आता। कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं ये बुज़ुर्ग हमारी ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए? मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि अब ये नहीं होता और पहले होता था। ये दोनों चीज़ें मैं मानता ही शुरू से ही, इसलिए कि जो आबादी बढ़ती जाती, लोग बढ़ते जाते, मुश्किलात बढ़ती जाती हैं और आप लोगों की एक दूसरे के लिए जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। लेकिन ये जो चीज़ है जिसका आज आलमी दिन आप कह रहे हैं, ये दिन तो आलमी दिन क्या हुआ, ये तो हर फर्द का, रोज का, हर खानदान का, हर फैमिली का, हर बशर का ये दिन है। यानी उम्र अजीज जो अल्लाह ताला ने अता की है आपको, और जब चाहेगा वो बुला लेगा। तो उसमें ये जो स्टेजेस हैं उसे आप 7 स्टेजेस कह लें, बचपना, लड़कपन, जवान होना, फिर बुढ़ापे की तरफ चले जाना और एक दिन खत्म हो जाना, यही जिंदगी है ना। तो अगर इस पर आप थोड़ा सा गौर फरमा लें तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां आ ही जाती हैं उन लोगों की जो आगे, जिनके से चलती है, विरसे में जो चीजें चलती हैं, यानी वो नौजवान जिन्होंने फिर आगे आपको लेकर जाना है और फिर उन्होंने भी बूढ़ा होना है। तो ये चीज से तो इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। इसलिए जो बुनियाद हो गई, बुनियाद वो एहतराम और इज्जत की हो गई, जो हमें विरसे में भी मिलता है, जो हमें टीच भी किया जाता है। ये ऐसी है कि बहुत ही खूबसूरत चीज है, किताब में लिखी हुई है और वो किताब आप रोज वहां से गुजरते भी हैं और आपको पता भी है वो वहाँ है, और कभी कभी आप उस जगह जाते भी हैं, लेकिन आप उसको लेते नहीं, और ले लेते हैं तो रख लेते हैं, पढ़ते नहीं। बिल्कुल। तो ये तो एक बड़ी जरा सी क्या, सबसे अहम जिंदगी की बुनियाद, और बुनियाद के आगे जो सिलसिले जितने भी चलते हैं जिंदगी के, उसमें अहम तरीन बात ही है सही कि हर लम्हा, हर साल, हर दिन, हर महीना उम्र अजीज के जितने भी पड़ाव आते हैं उसमें आप कर अपने से जो वाबस्ता पिछले लोग हैं उनकी इज्जत करनी ही। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कवि खान साहब। बिल्कुल, बुजुर्गों की जब आपने बात की है तो हमारी एक ख़ास अटैचमेंट होती है बच्चों की, या दादा दादी के साथ होती है, नाना नानी के साथ होती है, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनके साथ होती है। आपकी एफिलिएशन सबसे ज़्यादा किसके साथ थी, प्यार किसके साथ था आपका और क्यों था? देखिए जी, ये मेरा तो, मुझे तो अभी तक याद है, मैं छोटा सा था तो अब्बा आया करते थे घर में और मैं बस कहता था कि अभी कुछ दिन आएगा और वो उनके हाथ में लड्डू होगा, और मैं कहते थे अब्बा लड्डू, और वो हाथ ऊपर करते थे, हाथ खोलते थे तो लड्डू सामने होता था। मैंने कहा भाई ये कमाल है। फिर अब्बा की खुशबू, फिर अम्मा की खुशबू, देखिए ये चीजें आपकी किसी और गोद से आ ही नहीं सकती। तो एक खानदान, एक सिलसिला चलता है, उसमें हर खानदान, हर बशर के बुजुर्ग शामिल होते हैं, और सबसे बड़ी एहतराम वाली उसको बुजुर्ग की शक्ल दे दें, शख्सियत वही होती है जो आगे आपकी नस्ल को पैदा करती है। और फिर उन्होंने अम्मा अब्बा बन जाना होता है, नाना नानी बन जाता है, दादा दादी बन जाना होता है। तो एहतराम ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ही ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कवि खान साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे और तासुरात हमारे साथ शेयर किए। पाकिस्तान
इस वक्त याहिया भी हमारे साथ रेगुलर कॉलर हैं, हमारे कराची से वो मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी याहिया, बात कीजिए। पहले तो आपके दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो, और मैं कहता हूँ सरबत आप जो हमें टीच करती है ना रोज, जो चीज सोशल इशूज पे बात करती हैं, लिटरली हमें फुकदान है हमारे यहाँ ऐसे प्रोग्रामों का, और आपकी करती हैं तो अल्लाह उसका जज़ाए खैर सबको दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने तो, क्योंकि मेरी वालदा काफी अर्से पैरालाइज नहीं है, मेरे फादर कैंसर में, हमने तो बहुत अटैचमेंट थी मेरे उनके साथ, और यकीन करें कि मैं आपसे कहता हूँ कि हम जब ये बात हम नहीं समझते कि जब उफ का लफ्ज कहते हैं ना, उफ भी ना करो, ये उफ है ही बुढ़ापे के लिए, ये उफ है ही बुजुर्गी के लिए। लेकिन जब जवानी में होते हैं तो वालिदैन तो जाहिर वो आपके लिए कर रहे होते हैं, उनको जरूरत जब होती है, वो जब बेचारे कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उस वक्त जब आप वो 4 सवाल आपसे करते हैं तो आप इरिटेट होने लगते हैं। आप वो वक्त भूल जाते हैं कि जब वो 25 सवाल अपनी माँ से करते थे, आप उस समय आपने पेशाब करके उनके छोड़ देते थे तो वो आपकी गंदगी साफ करती थी, लेकिन हम जब उनको जरूरत होती है तो वो छोड़ देते हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यहाँ लोग मौजूद है जो करते हैं। जो ये डिफरेंस आया ना, वो जो आया कि क्योंकि हम अगर अपनी तरबियत में हमारा फुकदान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम बच्चों को बेहतरीन चीजें प्रोवाइड करते हैं, इनको तमीज और तहजीब नहीं सिखाते, कहते हैं ना बाअदब बानसीब, तो ये हमें सबको समझ अपने घरों में माहौल कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मेरी वालदा जब बिस्तर पे थी तो वो एक से दूसरी आवाज में, हम पहली आवाज में पहुंचते थे, और जब वो 2 दफा आवाज दी तो हमें गिल्टी फील होता था कि हम पहली आवाज में क्यों ना पूछे। तो मेरे बच्चों ने चीज सीखी, जब हम घर से निकलते हैं तो उनसे इजाजत लेके निकलते थे, जब आते थे सबसे पहले उनको सलाम करते थे। ये जो चीजें अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगी, आप अपने वालिदैन की इंपॉर्टेंस को अहमियत नहीं देंगी, रियलाइज नहीं करेंगी, क्योंकि ये दुनिया मेटेरियलिस्टिक हो चुकी है। मेरे डॉक्टर इमरान से और हमारे डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है प्रोफेसर साहब से, लेकिन बात है कि हम क्लेम करते हैं कि जी हम मुसलमान हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते। हम अगर आज बच्चे हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करते तो हम किस हद तक इसमें जिम्मेदार है, मेरा कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच याहिया, आपने क्वेश्चन किया और प्रोफेसर से भी इसका आंसर लेंगे, डॉक्टर साहब से भी, मगर मैं चाह रही हूँ कि हमारी नुमाइंदा है कराची से सबा नूर, उनको भी शामिल करते हैं अपनी गुफ्तगू में। और ठीक है सबा नूर, ठीक है, हमारे साथ मौजूद नहीं है, हमारे साथ कोई कॉलर मौजूद है आई थिंक। जी चलिए ठीक है। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइएगा, याहिया ने जो क्वेश्चन रेस किया, हम कहने को तो मुसलमान हैं मगर बहुत सारी चीज़ें हम पसे पुश डाल देते हैं, तो उसका खुमियाजा भी फिर हमें ही भुगतना पड़ता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये जो बुज़ुर्गों की इज़्ज़त है ये हर मुआशरे में ज़रूरी है, और हर मुआशरा खा वो इस्लामी है या नहीं है। इस वक्त आप देखें बुज़ुर्गों की बेहतर कंडीशन के हवाले से स्वीडन और नॉर्वे सबसे आगे जा रही हैं, और अगर हमारा मुल्क देखें तो हम यानी बुरे हालात में से कुछ 6, 5वें नंबर पर जा रही हैं। इसमें मज़हब से ज़्यादा अखलाकियात का दखल है, ये एक सोशल नॉर्म है, हमें इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुज़ुर्गों का घर में होना बरकत है। हम में से हर बंदा बरकत की तलाश में है, हर बंदा बाहर दुआएं कराता फिरता है, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ। घर में दुआएं पड़ी हैं, उनसे दुआएं कराएं। अपने घर में बैठे हैं जो हर वक्त मुफ्त की दुआएं देते हैं, और जिनकी जवानी निचोड़ के हम खा गए तो हम बड़े हुए, जिनकी खुशियाँ, जिनकी राहतें, जिनका आराम, हमने सारा कुछ लिया तो हम बड़े हुए। जो कुछ हम आज हैं ये अपने बड़ों की मेहरबानियों से हैं, तो एहसान का बदला एहसान के साथ होना चाहिए। ये क्या हुआ कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी हमें दे दी, जब वो इस हाल में पहुंचा कि हमें अपना टाइम उसको देना है तो हम उसको ना दे सके, ये बहुत गलत है। और ये इस वक्त बहैसियत मुसलमान, चूँकि हमारा यकीन है कि हमने अल्लाह के सामने जवाबदेह होना है, हमने अल्लाह के हुजूर खड़े होना है। जिसके सफ़ेद बालों की अल्लाह हया करता है, अगर हम उसका हया ना करें तो कितना बड़ा हमारे ऊपर ये क्वेश्चन मार्क है, हमारी तरबियत पर भी। और बुज़ुर्गों से भी कहूँगा, जो बुज़ुर्ग इन हालात से दो चार हैं, हमें सुन रहे हैं, गिला ना करते रहें। हर वक्त ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, अल्लाह को याद करें, अपना आखिरत का सफ़र तैयार करें। ये गिले करना जो है ना हर वक्त, ये डॉक्टर साहब का मजमून है वैसे, माइंड सेट चेंज करना कि बुज़ुर्गों को अगर औलाद बिलफ़र्ज़ ऐसी आ गई है तो इसको अपना इम्तिहान समझें, सब्र के साथ अल्लाह के साथ लो लगा लें, अल्लाह के साथ लो लगा लें। ये ज़िंदगी मुश्किल में भी कट जाएगी, आसानी में भी कट जाएगी। आगे एक बहुत लंबी ज़िंदगी है, सब्र करने वालों के लिए बशारत है। जो लोग सब्र करते हैं और उनके लिए क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब के अजर है। क्या बात है, खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। ये हमारी गुफ्तगू इसी तरह से चलती रहेगी। अभी मुझे सुबह पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है। जब ब्रेक से वापस तो अपनी नुमाइंदा कराची से हमारे साथ सबा नूर मौजूद है, उनकी तरफ भी जाएंगे, डॉक्टर साहब भी मौजूद रहेंगे, प्रोफेसर भी मौजूद रहेंगे। मगर इसके साथ साथ वो बुज़ुर्ग जो हमें देख रहे हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, वो बच्चे जो हमें देख रहे हैं, वो फैमिलीज जो हमें देख रही हैं, कुछ अगर शेयर करना चाहती हैं बुज़ुर्गों से रिलेटेड तो ज़रूर शेयर कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।
मुतालिक बात कर रहे हैं। उनका आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। बहुत सी मैंने बातें कर ली, बहुत सारी बातें डॉक्टर इमरान ने कर ली, प्रोफेसर साहब ने कर ली, मगर कुछ अब तल्ख हकीकतों की तरफ भी बढ़ते हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, मगर आंखें हम बंद कर लेते हैं, जानते बूझते उन्हें इग्नोर कर देते हैं, जानते बूझते उन्हें भूल जाते हैं। तो गुफ्तगू में आगे लेकर जाऊंगी, मगर उससे पहले मैंने जिस तरह से बताया था कि सबा नूर हमारी नुमाइंदा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, तो अभी सबा की तरफ चलते हैं। अच्छा सबा, ब्रेक्स में मैं देख रही थी आप किसी ओल्ड एज होम में मौजूद हैं, कुछ ख़वातीन आपके हमरा हैं, हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं वो मौजूद हैं। ये जगह कौन सी है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन हैं, और इस जगह पर आने की वजह क्या है? अपनी मर्ज़ी से आ गई, बच्चे छोड़ गए, हुआ क्या? हमें कुछ पूछ के इनसे बताएं कि इनकी ज़िंदगी इतनी तल्ख कैसे हो गई। जी बिल्कुल सरवत, नहायत ही तल्ख हकीकत है कि जब मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि बुज़ुर्ग हमारा असासा होते हैं, और जिस तरह से प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पास वसी तजर्बा और मुशाहिदा होता है कि जिसकी रोशनी में हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मगरिब की तरह हमारे माशरे से भी खूनी रिश्तों का एहसास और मोहब्बत जो है वो ख़त्म होती जा रही है, जिसके सबब जो है वो मगरिब की तरह हमारे यहाँ भी ओल्ड एज होम्स की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ जो आने वाले बुज़ुर्ग हैं रोज़ बरोज़ उनकी तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह के एक ओल्ड एज होम में मैं मौजूद हूँ जिसे बिनते फातिमा कहते हैं, और यहाँ यकीनन यहाँ ख़वातीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है, लेकिन अपनी तमाम ज़िंदगी की खुशियाँ और तमाम मोहब्बतें अपनी औलाद पर निछावर करके उम्र के आखिरी हिस्से पर जो ख़वातीन यहाँ ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, उनकी कहानी मैं कुछ आपको बताऊँगी। कि मेरे साथ इस वक्त महमूदा आंटी मौजूद हैं कि जिनके 3 बेटे हैं और तीनों बेटों के पास इतनी जगह नहीं है कि वो अपनी एक माँ को रख सके। ज़रा इनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं, जानते हैं कि वो यहाँ किस तरह आई, और यकीन बहुत मोहब्बत करती हैं अपने बेटों से, बुराई नहीं करेंगी, लेकिन जानती हूँ कि पूछती हूँ कि आंटी मुझे बताइएगा नई नस्ल को क्या कहेंगी, किस तरह छोड़ के गए आपको यहाँ पे? वो इस तरह छोड़ के गए कि उनकी वालिदा ने कहा कि इनको छोड़िए, वहाँ बहुत आराम है। अब मुझे बच्चे मोहब्बत करते हैं मुझसे, बहुत मोहब्बत करते, पोते, वो पोतों के हाथ भेज दिया, वो बेचारे रो रहे हैं, मजबूर हैं। लेकिन माँ में जो है आजकल हमारी बहू बेटियों को ये दें तरबियत आप कि कुछ इंसान बने और हुकूक कुल इबादत, यानी कि जो भी कुछ अल्लाह का हुक्म है उसको मानो। कल तुम्हें भी यही करना, वही मुकाफात अमल जो हम करेंगे वो करेंगे, यही देखेंगे बच्चे। अच्छा मुझे बताइएगा, पोती पोता से कितनी आपकी अटैचमेंट थी, कितनी मोहब्बत करती थी, और अपने बेटों को किस तरह पाला आपने? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे बेटे आज भी मुझसे नहीं बोलते, सामने नहीं खड़े होते। तरबियत मेरी ऐसी थी कि मेरे बच्चे मुझसे बात जैसे बहुत अदब करते थे। हालात ने क्या कर दिया, ये मैं भी परेशान हूँ। जिसकी माँ दूसरों को बहुत क्या बताऊँ, छोड़ बात अपने बच्चों कैसा रखती होंगी, जो दूसरों के बच्चों के लिए ख्याल करती होंगी वो अपने बच्चों कैसा रखती होंगी। खाने पीना, सफाई, रहना सहना, मकान, शादी ब्याह, सब कुछ दिया। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ आने के बाद कभी वो मिलने आए, आपसे मिलने आते, लेकर जाते हैं? बच्चे आए, पोते आए। क्या कहते हैं, लेकर जाएंगे यहाँ से? अभी से छोड़ के 2 दफ़ा गए, मैं आ गई हूँ, अभी लेके जाएंगे जब की बात। हाँ ले जाएंगे, जब मेरी ये दर्द उठेगा ना कार्डियो जाऊँगी। अभी कार्डियो ही तो गई थी 1.5 महीने, इलाज हो रही है, दवाएं बहुत महंगी। जी बिल्कुल सरवत, मैं आपको बताऊँ नहायत तल्ख हकीकत एक और कि इनके बेटे आए थे, इनको साथ ले गए थे क्योंकि इनके कानों में सोने के टॉप्स थे, वो ले गए यहाँ से। जब वो उतार लिए तो उतार के वापस इनको यहाँ छोड़ गए। एक और आंटी मेरे साथ मौजूद है, सबा, ये दूसरी आंटी जो आपके साथ मौजूद है उनसे तो आप बात करेंगी, मगर महमूदा आंटी आपने नाम गालिबन लिया, मैं इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। पंजाबी का एक है, माँ के ऊपर ही है, वो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। बड़ी तकलीफ़ हुई मुझे उस माँ को देख के। जी जी बिल्कुल। बेटों की तारीफ़ें बहुत कर रही हैं, बेटों की हम दुआ बड़ी करते हैं। 3 बेटे हैं इनके। वो एक पंजाबी का है, कहते हैं कि पुत भावें बुरा होवे माँ बुरा कहती नहीं। तो मुझे इनकी ज़िंदगी से यही लग रहा है कि बेटे इनके लिए अच्छे हैं, आज भी बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, माँ को यहाँ छोड़ गए। बिल्कुल, बेटे इनको यहाँ छोड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बेटे इनके लिए अच्छे हैं, क्योंकि माँ के लिए औलाद
जो है वो औलाद होती है। एक और नफीसा आंटी मेरे साथ मौजूद हैं, इनका बेटा अब यूनिवर्सिटी में गया है। इन्होंने पाल पोस के उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और जब वो यूनिवर्सिटी जाने के काबिल हो गया तो वो इन्हें यहाँ छोड़ के ज़रा बात करते हैं। मुझे बताइएगा आंटी, कितनी मोहब्बत करती हैं अपने बेटे से? जी बहुत। किस तरह उसको स्कूल भेजती थी, किस तरह ख्याल रखती थी? जी बहुत अच्छी तरह भेजती थी। मैं खुद छोड़ने जाती थी, खुद लेने जाती थी। खुद स्कूल लेकर तैयार करती होंगी, खुद लेकर जाती थी? खुद लेकर जाती थी। अभी क्या कहकर गया है वो आता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है, बहुत ख्याल है उसका, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। किसी काबिल होगा तो इंशाल्लाह ले जाएगा। जी बिल्कुल, किसी काबिल होगा तो वो इनको यहाँ से लेकर जाएगा। एक और ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं। कहानियाँ तो सरवत बहुत हैं, लेकिन एक और कहानी मैं आपको बता दूँ कि इनके ख़ातून जो हैं, इनके बेटे बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुएँ भी बहुत पढ़ी लिखी हैं। बेटा एक MBA किया हुआ है, एक कनाडा में है, लेकिन माँ यहाँ पर है। पूछते हैं, मुझे बताइएगा आंटी, क्यों छोड़ के चले गए आपको? उनकी मर्जी, वो नहीं रखना चाहते। कितने एजुकेटेड है आपके बच्चे, कितना पढ़ा लिखे है? एक ने MBA किया, एक ने CA किया, एक CCA किया, और एक कनाडा में, एक इधर है। आपको क्यों नहीं रखा? माँ अच्छी नहीं लगती। माँ अच्छी नहीं लगती। आपने तो उनका बहुत ख्याल रखा होगा। रखा तो यहाँ तक पहुँचे ना। रखा यहाँ, जी बिल्कुल, इन्होंने ख्याल रखा जब भी औलाद यहाँ तक पहुँची। अच्छा मुझे बताइएगा, बेटों की याद आती है? आती है। क्या करती है जब याद आती है? बस। अच्छा मुझे बताइएगा, सबसे प्यारा बेटा आपको कौन सा लगता था, उसकी कितनी याद आती है? छोटा बेटा। छोटा बेटा जो कहने लगे। मिलने आता है आपसे, बात करता है? हाँ, साल के बाद चक्कर लगाता आता है। बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छा। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी। अच्छा एक ये, अच्छा बिल्कुल। अच्छा एक आंटी से मैं एक और सवाल करना चाहूँगी कि आंटी मुझे बताइएगा कि बेटा आपको देख रहा होगा, इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देंगे उसे? किसको? अपने बेटे को। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, दोनों बेटों को शेर दे, रोजी में तरक्की दे, और क्या कह सकते। जी बिल्कुल, ये देखें माँ का जज्बा है कि जिसने औलाद को इस मकाम पर पहुँचा दिया, और औलाद ने उस माँ को यहाँ पहुँचा दिया, लेकिन उसके बाद भी माँ के दिल से दुआ ये निकल रही है कि अल्लाह पाक उन बेटों को तरक्की दे। इस वक्त मेरे साथ एक और ख़ातून मौजूद हैं जिन्हें इनके भाई यहाँ छोड़ गए हैं, और भाई ख़ुद कनाडा में हैं, माँ को साथ ले गए, बहन को यहाँ छोड़ गए। ये कह कर गए हैं कि कुछ अरसे बाद आएंगे, लेकिन अब तक नहीं लौटे। ना कोई फ़ोन नंबर है, ना कोई रब्ता है। आंटी मुझे बताइएगा कि याद आती है आपकी वालदा से, कोई बात हुई आपकी? नहीं, वालदा से बात नहीं हुई। शुरू में मैं जब वो इदारे में थी तो कभी कभी फ़ोन कर लिया करते थे। अभी जो टोटली बंद नहीं करती है। क्या कहकर गए थे भाई आपसे? मेरे भाई कहते थे कि मैं तुमको वीज़ा कराऊंगा और ले जाऊंगा। दोबारा उनकी कोई कॉल आई? नहीं, उनकी कॉल नहीं आई है। कोई रब्ता हुआ? कभी आते हैं, कभी कनाडा से कराची, तो फिर मिलने आते हैं यहाँ पे। याद आती है? याद आती है, क्यों नहीं याद आए। क्या कहेंगे उन लोगों को, क्या पैगाम देंगे, कुछ कहेंगे? मैं पैगाम ये दूंगी कि उनको अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, और मेरे को वीज़ा कराए और ले जाए यहाँ से। जी बिल्कुल, देखें सरवत, ये हमारे माशरे की हकीकत है, और ये सच्चाई है हमारे माशरे की कि किस तरह औलाद बड़ी होने के बाद अपने वालिदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ देती है। यहाँ इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, सभी बहुत फैमिली की तरह रह रहे हैं, लेकिन जो अपनों की मोहब्बत होती है उससे दूरी के बाद जो एहसासात हैं वो आपके सामने हैं। जी थैंक यू सो मच सबा। ये सिर्फ चंद सफ़ात थे उन तल्ख किताबों के जो हमारे आसपास तो मौजूद हैं, मगर चंद सफ़ात ही हमें पूरी किताब का बता देते कि इसका मजमूआ क्या है। डॉक्टर साहब, आपने भी गुफ्तगू सबा की सुनी, उन माओं की गुफ्तगू भी आपने सुनी। डॉक्टर साहब, ये रिश्ता तो इतना प्यारा है, माएँ तो अभी भी दुआएं दिए जा रही हैं, बुरा नहीं कह रही बेटों को कि यहाँ छोड़ गए हैं। मैं बार शायद फिर उसी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा कि हमारी जो तरजीहात हैं उसमें कहाँ गलती हुई है। आज ज़ाहिर है ये मैं एक तो मेरे ज़ाती ये ओपिनियन है, मेरी ज़ाती राय है कि एक इस्लामी फलाही इंसानी रिश्तों के एहतराम के माशरे में किसी ओल्ड एज होम का होना बाइस शर्मिंदगी है, जबकि इतने हुकूक अज़ीज़ व अकारिब के अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक, माँ बाप के हुकूक और फ़ौरन अज़ीज़ व अकारिब के हुकूक बताता है।
बिनते फातिमा बहुत अच्छा सेंटर है, मैं ज़ाती तौर के ऊपर यहाँ पे कई बार जा चुका हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो आज तो ज़ाहिर है सब दिलासा जो है वो दे रहे हैं आलमी दिन के हवाले से, लेकिन मैं फिर भी यही तवज्जो दिलाऊँगा कि वो लोग जो ये देख रहे हैं, वो लोग जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, वो तो कम से कम अपनी उस गलतियों को जो है वो सुधार सकते हैं कि कहाँ पे वो कोताही हो रही है, जहाँ पे आपने ACCA को, CA को, MBA को, कैनेडियन इमिग्रेशन को, नेशनैलिटी को तो तरजीह दी, और वहाँ वो कौन से ऐसे किरदार के झोल रह गए, कहाँ पे वो ऐसी चीज़ें रह गई जिसकी वजह से वो तरजीहात जो है वो बदल गई, किरदार साजी ख़त्म हो गई। अभी मेरी एक और यहाँ पे बुज़ुर्ग खातून ने ये फरमाया कि बच्चे जो है वो इतना अदब करते थे कि आज भी मेरे सामने नहीं बोल सकते। यानी इसमें पीछे एक बात ये है कि इतना फासला रखा उन बच्चों के अंदर, आपने इतना फासला रखा कि उन्होंने ये फासला गवारा कर लिया कि माँ को एक ऐसे ओल्ड एज होम के अंदर जो है वो चले गए। बच्चों को मोहब्बत की ज़रूरत होती है, बच्चों को वक्त की ज़रूरत होती है, बच्चों को खेल की ज़रूरत होती है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पर बच्चे झूला करते थे। तो आप ये अंदाज़ा करें कि हम ये सोचें कि हमसे कहाँ ये गलती हो गई है। फिर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कसरत से दुआ फरमाते थे वो थी रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। तरतीब सुन लें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए अल्लाह पहले मेरी दुनिया हसीन बना दे, उसके बाद फिर आखिरत और फिर अज़ाब की जो है वो नार की पनाह चाहिए। दुनिया हसीन बनानी है। दुनिया हसीन बनाने का मतलब ये है कि हमें अपने मौत को याद रखना चाहिए, लेकिन प्लानिंग भी करनी होगी ना। सुबह को उठना होगा, हमें रात को मालूम है कि हमें नहीं मालूम कि हम सुबह जिएंगे या नहीं जिएंगे, हमें अभी ये मालूम नहीं है कि हमारा अगला सांस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम तैयारी करेंगे ना, कल की भी तैयारी करेंगे, आगे आने वाले दिनों की भी तैयारी करेंगे। तो जब हमने खुद ये काम रोक दिया, खुद हमने ये काम जो है वो रोक दिया कि हमें शायद अब जैसे अभी सिर्फ अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, अल्लाह अल्लाह तो बच्चे को भी करनी चाहिए, जवान को भी करनी चाहिए, बूढ़े को भी करनी चाहिए, लेकिन आज जो आपके पास मौजूद है कम से कम वो अपने आप को अभी भी कैसे मसरूफ रख सकते हैं, अपने आप को वो कैसे आज का वक्त गुजार सकते हैं, आज के दिन को खूबसूरत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए कल का दिन खुद ब खुद हसीन हो जाएगा। ठीक है। सबा, आपको मैं देख सकती हूँ अभी कि एक माँ जी आपसे गुफ्तगू कुछ करना चाह रही हैं, इनसे गुफ्तगू कीजिए, पता चले क्या बात करना चाहती हैं, फिर हम अपने सेगमेंट को आगे लेकर बढ़ेंगे। जी बिल्कुल सरवत, मेरे साथ बिस्मिल्लाह आंटी मौजूद हैं। इन्हें इनकी बहन यहाँ छोड़ गई थी और बहन की भांजी यहाँ छोड़ गई थी, इसकी याद इन्हें बहुत सताती है और कि उसके में कुछ बात करना चाहेंगी। मुझे बताइएगा आंटी, कुछ कहेंगी? वो यही कहूँगी कि कब्र का आन के देख लो कि मैं मर गई कि जिंदा हूँ। कहा तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत आराम से रह रही हूँ। लेकिन याद आती है अपनों की? बस अपना कुछ याद आएगी। जी बिल्कुल सरवत, मेरे पास अल्फाज नहीं है बयान करने के लिए कि उम्र के आखिरी हिस्से में जो यहाँ बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उन्हें सिर्फ इंतज़ार है कि अपनों का कि वो उनके रुखसत होने से पहले एक बार यहाँ आ जाएं और उनसे मुलाकात कर लें। यहाँ उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ छोड़ने के बावजूद वो लोग तरस रहे हैं कि उनके अपने आकर एक बार उनसे यहाँ मिल लें, एक झलक देखने के लिए यहाँ जो आंखें उनकी राह तक रही हैं, एक बार उन्हें आके अपनी झलक दिखा दें, एक बार अपने सगे होने का एहसास दिला दें। सबा इनसे पूछें, इनसे बात करने की कोशिश करें, शायद कुछ बताएं। इनके बच्चे हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, यहाँ कब से हैं, तो मिलने भी आता है कि नहीं? सरवत, इनके बच्चे नहीं है, औलाद नहीं है। इन्होंने अपनी भांजी को ही औलाद की तरह पाला था और भांजी ही इन्हें यहाँ छोड़ गई है। और यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं है सरवत, बेतहाशा ख़वातीन ऐसी हैं और हमारे और भी जो ओल्ड एज होम है वहाँ पे कई बुज़ुर्ग हैं जो अपने प्यारों की, अपने बच्चों की राह तक रहे हैं।
ये कौन सी तरबियत है, कौन सी तालीम है जो उन्हें उनके वालिदैन से दूर कर देती है, दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब कर देती है। एक बार तो ज़रा सोचे कि जो वालिदैन उन्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाते वो उन्हें किस तरह यहाँ छोड़ जाते और पलट कर देखते भी नहीं। चलिए अपनी यहाँ बहुत सारी ख़वातीन, अगर मैं आपको अपनी मिला औलाद ना सही सबा, मगर मोहब्बत से जिस भांजी को पाला उसके लिए तो ये माँ का दर्जा रखती हैं। वो भांजी कम और इनकी अपनी बेटी ज़्यादा होगी, मगर हकीकत तल्ख वही है, अपनी औलाद हो या फिर भांजी हो, बहन भाइयों की औलाद हो, नतीजा ये निकलता है। प्रोफेसर साहब, बहुत सारे बुज़ुर्ग हमारे घरों में मौजूद होते हैं जिनको हम बोझ समझ लेते हैं और हम ये नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह की हम लोगों के लिए। मैं शायद गलत हो जाऊं कहीं पर भी, मुझे आप दुरुस्त कर दीजिएगा, डॉक्टर साहब मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, मेरी तस्दीक कर सकते हैं, मगर मेरा ये बिलीव है, मैं ये मानती हूँ, अदब तो चलिए छोड़ दीजिए, जिस बुज़ुर्ग की पेंशन आती है, जो कतार में खड़ा होके धूप में जल कुड़ के पेंशन लेके आता है, उसके लिए एक चारपाई की जगह घर में बन ही जाती है। मगर जिस बुज़ुर्ग का कुछ नहीं आता, वो एक चारपाई बड़ी कड़वी सी लग रही होती है देखने में। हाँ, बहुत तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, लेकिन इनको देखते हुए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी बूढ़े बुज़ुर्ग की इज़्ज़त की, अल्लाह उसके बुढ़ापे के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त कर देता है। यहाँ जो ओल्ड एज होम्स में लोग बैठे हैं, ओल्ड एज होम्स भी अल्लाह की एक रहमत है। अगर ऐसे लोग उसमें हों जिनका कोई भी नहीं, जो बिल्कुल बेसहारा हैं, रिश्तेदार भी नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं, मौजूद होते हैं, औलाद नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो उनको सहारा रियासत का काम है, मुखय्यर अफराद का काम है। अल्लाह सबको तौफीक दे के ऐसे लोगों को अपने मुआशरे के बुज़ुर्गों को संभाल लें। लेकिन जिनकी औलादें मौजूद हैं, जिनके रिश्तेदार मौजूद हैं, जिनके जानने वाले, उनसे ये अर्ज़ करूँगा कि यह आपने अपने घर की बरकत निकाल दी। आपने अपने जिस आराम की खातिर ये किया है ना, वो आराम बहुत थोड़ा है। अभी आपकी तकलीफ़ के दिन शुरू होने वाले हैं। जान लें, जिस घर से बुज़ुर्ग निकल गया नाराज़ होके, उस घर की खुशियाँ जल्द उनसे रूठ जाएंगी। ये आज की बात है या कल की बात है, महीना लग जाए, साल लग जाए या 10 साल लग जाए, लेकिन ये खुशियाँ घर से रूठेंगी। उनको ये बुज़ुर्ग याद आएंगे, लेकिन तब ये होंगे नहीं, मौजूद नहीं। इनकी दुआएं ले लें, इनके पास बैठ जाएं। ये चंद जुमलों के मोहताज हैं, ये चंद प्यार के लफ्ज़ों के मोहताज हैं। ये आपके सिर्फ चंद पल ही तो चाहते हैं, चंद पल चाहते हैं। इनके पास बैठें। ये अब इतने दूर बैठ बैठ के दुआएं कर रहे हैं, और जो लोग आज अपनी औलादों की तरबियत कर रहे हैं, जिन्होंने कल को बूढ़ा होना है आज से 20, 25, 30 साल बाद, उनसे दरख्वास्त करूँगा अपनी औलादों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत सिखाएँ। जो इंसान अल्लाह से डरता होगा, वो अपने घर के बुज़ुर्ग को तो क्या, वो अपने महल्ले के बुज़ुर्ग को भी बेयार व मददगार नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की मोहब्बत, ये बात मैडम सरवत याद रखने वाली है। हमारे सारे सिलेबस में से, हमारे वालिदैन के जहनों में से, हमारे असातिज़ा, हमारे सिलेबस तरतीब जो करिकुलम तरतीब देते हैं, उन लोगों के जहनों से ये बात निकल गई कि मुआशरे के अच्छे अफराद वो हो सकते हैं जिनको अल्लाह के हुज़ूर खड़े होने का खौफ हो। ऐसे लोग तैयार करने हमारी ज़िम्मेदारी है। वालिदैन ने सब कुछ पढ़ाया, दुनिया का पढ़ा दिया, उन्हें अल्लाह की मोहब्बत नहीं सिखाई। जो इंसान अल्लाह से डरता होगा वो ऐसे काम नहीं करेगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है हमें आज तरबियत के हवाले से। एक ज़माना था, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ग़ालिबन मैंने पढ़ा, आपने कहा मैंने अपने उस्ताद के पास 12 साल पढ़ा, 10 साल मैंने अदब सीखा, 2 साल हदीस पढ़ी, और कहते मैं आज भी सोचता हूँ काश अगले 2 साल भी मैं अदब सीखता। अदब, रिस्पेक्ट कैसे की जाती है, और हर चीज़ का अदब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने हमारे बड़ों का अदब नहीं किया और हमारे छोटों पर रहम नहीं किया, वो हम में से है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी ये किसी मुसलमान का तरीका कैसे हो सकता है? मगर मुसलमान, हम अपने आप में बड़े मुसलमान बनने फिरते हैं, मगर एक माँ जो आपको संभालती है 9 महीने अपने पेट के अंदर, फिर पैदा करती, वो तकलीफ़ बर्दाश्त करती, फिर बड़ा तुम्हें करती है, तुम्हारी गंदगी साफ़ करती है, उस पे जब बुढ़ापा आता है तो तुम उसे छोड़ देते हो ओल्ड एज होम में। सबा आप एक और माँ के साथ मौजूद है, मैं देख रही हूँ आपको। ये माँ क्या बात करना चाह रही हैं आपसे? सरवत, यहाँ भी वही कहानी है कि इन आंटी के 5 बेटे हैं और 5 बेटे इंग्लैंड में हैं और ये खुद यहाँ पर हैं। आंटी मुझे बताइएगा कि क्या कहते हैं बेटे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कहते। याद करते हैं मुझे, मिलने आते हैं इंग्लैंड से। आते हैं? जी। आपको याद आती है? जी।
अच्छा माशाल्लाह 5 बेटे हैं, किस तरह से आपने उनको पाला, किस तरह से उनकी तरबियत की? बहुत मुश्किलें उठाई। बहुत मुश्किलें उठाई। शादियाँ कर दी थी सबकी? शादी उनकी इंग्लैंड में हो गई। सबा पूछे इनसे, माजी से पूछें कि 5 बेटे हैं, 5 इंग्लैंड में हैं, तो 5 में से कोई भी नहीं लेके गया? लेके क्यों नहीं गए इन्हें साथ? आज भी। अच्छा आंटी मुझे बताइएगा, माशाल्लाह 5 बेटे हैं, 5 बेटों में से कोई एक बेटा तो आपको लेकर जाता ना? कोई एक बेटा आपसे कहता है कि अम्मी आप आ जाएं? ये कोशिश कर रहे हैं, बोलने वीज़ा की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से बोलेंगे जब वीज़ा नहीं दे रहे हैं, पासपोर्ट नहीं बन रहा था। अब देखिए सरवत, वही बात आ जाती है कि 5 बेटों के तो वीज़े लग गए, बस एक माँ का वीज़ा नहीं लगा। 5 बेटे कोशिशें कर रहे हैं, कहते हैं कि ले जाएंगे, लेकिन माँ अकेली यहाँ पर है। आप खुद समझ सकती हैं कि जिस माँ के 5 बेटे हों और वो माँ खुद यहाँ किसी गैर रिश्तों के सहारे पे पल रही हो, बहुत हौसला है माओ का यहाँ पर कि जो अब भी अपनी माओ बेटों की बुराई नहीं कर रही, उन्हें दुआएं ही दे रही हैं और यही कह रही हैं कि बेटे बहुत अच्छे हैं, और मानती ही नहीं है। और माँ का दिल जो है वो मानने को तैयार ही नहीं है कि बेटे इनके कैसे हैं। डॉक्टर साहब, ये वीज़ा कौन से जहान से आना है कि 5 बेटे हैं, 5 ही कह रहे हैं कि वीज़ा नहीं है, और वीज़ा वो माँ के लिए नहीं है, बाकी खुद आना जाना चलता रहता है। देखिए ये दुनिया परस्ती, मादा परस्ती, अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने के ये सारे वो रास्ते और बहाने हैं, जिस पे 5 बेटे जो इंग्लैंड में बैठे हों और वो वीज़ा जो है वो नहीं लगा सकते हों माँ का, और माँ को एक ओल्ड होम में डाल दे जाएं। मैं कह रहा हूँ ना, ये बदनसीब तरीन लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। ये माएँ मेरी, मैं माँओं से गुजारिश करूँगा कि जब आप लोग दुआ मांगती है बेटा दे, तो याद रखें सिर्फ औलाद सालेह मांगे, क्योंकि नबियों ने भी औलाद के लिए दुआ मांगी, लेकिन औलाद सालेह के लिए मांगी, पिदरे नूह के लिए ना मांगे ना। हज़रत नूह का बेटा भी जो है वो बेटा था, वो भी ऐसे ही बदनसीब शख्स था जिस तरह की हम एक दर्द भरी कहानियाँ सुन रहे हैं। 92 न्यूज़ की मैं लिटरली बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ आज कि आप जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि इन बुज़ुर्गों की सिर्फ एक ही ज़रूरत है, वो ये है कि कोई उनको सुन ले, और आज आप ज़ाहिर है इनको सुन रहे हैं और दुनिया को सुना भी रहे हैं। ये जिस सेंटर के अंदर ये ख़वातीन बैठी हुई हैं, इनकी फ़ाउंडर एक खातून है, लेकिन ये उनके बच्चे चलाते हैं, उनके बेटा और बेटी चलाते हैं, जो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं। तो मैं ये चाहूँगा, 92 न्यूज़ की मेरी दरख्वास्त होगी कि अगले साल जब हम यहाँ पर हों, बशर्ते ज़िंदगी हम ना हो, यहाँ 5 नौजवान बच्चे और बच्चियों को बिठाएं जो बुज़ुर्गों की खिदमत कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप के अलावा भी सब बाकियों को बुज़ुर्ग समझ रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो लोगों को बाहर निकल के कुछ ना कुछ उनका अपना हक़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फ़राइज़ अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हीरो यहाँ पे बैठे होंगे, नौजवान उनको देखेंगे तो उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा काबिल सताइश होगा। कि और आज हम कैसे अपने बच्चों को बता सकें कि आइए 1 घंटा ऐसे सेंटर में चलते हैं, आइए 1 घंटा चलते हैं और वहाँ जाके बैठते हैं। आज मैं अपने बच्चों को यहाँ ले जाना शुरू कर दूं तो फिर उन बच्चों को ये ज़रूर जो है वो अहमियत का अंदाज़ा होगा कि जो मैं कर रहा हूँ उनको ये फॉलो करना होगा। वो सिर्फ ये नहीं करेंगे कि अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे जितना खुश नसीब मैं हूँ, बल्कि आसपास जो ज़रा से भी बुज़ुर्ग होंगे। आप यकीन माने, मेरे बच्चे कनाडा में पैदा हुए, ज़ाहिर हम लोग यहाँ हिजरत करके यहाँ पर आए, वो बुज़ुर्ग लोग जिनके घरों में मेरी खाला हैं, मेरी फुप्पी हैं, उनके घर में अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाता हूँ। और वो जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से जा रहे हैं, मेरी बेटी सबसे ज़्यादा उदास उनके लिए होती है, मेरी जो है वो खाला के लिए उदास होती है, मेरे उनको बुज़ुर्गों के लिए उदास होती है। वो कहती है पापा मैंने तो उनके साथ इतना वक्त भी नहीं गुजारा, ज़ाहिर है हम लोग यहाँ थे ही नहीं, वो कनाडा में पैदा हुए थे। तो आज वो जो चले गए, थोड़ा सा वक्त भी था, वो उनको याद कर रहे हैं। वो इसलिए कि मैं लेके गया था ना उनको। अगर मैं अपने बच्चों को अजीज़ व अकारिब के यहाँ नहीं लेके जाऊँगा, अगर मैं अपने बच्चों को वक्त निकाल के उन लोगों से, बुज़ुर्गों से नहीं मिलाऊँगा कि बेटा इन्हीं की दुआओं की वजह से हमें अल्लाह ने इतनी जो है वो बरकत और कसरत दी है, मैं ये काम नहीं करूँगा तो फिर वो कैसे ऐसा वक्त आएगा कि वो दूसरों के लिए कर रहे होंगे। ये मैं फिर ये कह रहा हूँ, जैसे प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि वो लोग जो अभी मौजूद हैं, जो इस सेंटर में नहीं है, खुदारा ये मकाम है सीखने का, और ये अपना और अपने बच्चों की आखिरत संवारने का ये वक्त है कि खुदारा इस पहलुओं को पर तरबियत दीजिए। कैसे मुमकिन है कि एक घर के अंदर जगह नहीं और 5 घर हैं? ये इतनी बदनसीबी कैसे हो सकती है? सही, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इमरान, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। सबा नूर, आपने बहुत सारी तल्ख हकीकतें वो माओं की हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच। और जिन नौजवानों की बात कर रहे थे, इंशाल्लाह उनको भी अपने शो में ज़रूर हम मदऊ करेंगे।
जिनके 5-5 बच्चे हों, बेटे हों, 3-3 बेटे हों, उनसे एक माँ नहीं संभलती। मगर मैं सलाम पेश करती हूँ उन नौजवानों को जिनकी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जिन्होंने कितनी ही माएँ संभाल रखी हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद है कि हम अपने बुज़ुर्गों से प्यार करना सीख जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।